हेलो गाइज, वेलकम टू योर ऑन चैनल नीट ज्ञान नवोदय। देखिए, हमने अपने अभी तक के सारे चैप्टर्स खत्म कर लिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और उनका एलिमिनेशन कैसे करना है, इस सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब देखिए, इसमें हमारा क्या है, मान लीजिए, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग खाना पीना खाते हैं तो बाद में उसका एक्सक्रीशन भी करते हैं। ठीक है, उसका डाइजेस्ट करके हमने जो हमारे मतलब की बॉडी की नीड्स हुई वो हमने ले लिया, बाकी हमने एक्सक्रीट आउट कर दिया। ठीक है, हमने खाना पीना लिया, मान लीजिए हमने फ्रूट्स लिए। ठीक है, फ्रूट से आपके हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, है ना, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, और क्या हमें जो है देखिए यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे और बहुत सारे आयन्स मिलेंगे, है ना। ये सब चीज़ हमको खाना पीना से मिलेगी, तो हम इनको इनका एक्सक्रीशन भी तो करना है। हम देखो पार्शियली कर दें, टोटली कर दें, हमें एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको देखिए 2-3 टाइप का यहाँ पे हो सकता है। कैसे? आपका देखिए जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक देखिए हो सकता है अमोनिया। ठीक है, एक तो हमारी बॉडी में, अब हमारी नहीं मतलब एक बात है बता रहा हूँ, एक तो देखिए अमोनिया हो गया, ठीक है, एक हमारा यूरिया हो गया, एक हमारा यूरिक एसिड हो गया। तो हम ये चीजें खाएंगे पिएंगे तो हमारी बॉडी में देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ही है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में तो बनती तो है, CO2 हमारी बॉडी में बनती तो है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है हमारी बॉडी में, जिसको हम रिमूव कर देते हैं ऑक्सीजन लेके। ठीक है, ऑक्सीजन का काम हमारे फूड प्रोडक्ट्स वगैरह तोड़ने में, उससे हमें एनर्जी मिलती है क्योंकि ऑक्सीजन से, लेकिन हमारे CO2 का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बोला कि हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो क्या बोला कि हमारे जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, सब क्या होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं, जो हम बॉडी को मेटाबॉलिक, जैसे हमारी ऑक्सीजन है ये भी हमारी मेटाबॉलिक, सॉरी CO2 है ये भी हमारे मेटाबॉलिज्म से ही तो बनी है, हमने मेटाबॉलिज्म किया हमारे सेल्स ने, वहां से हमारी CO2 बनी, हमने इसको बॉडी से अपने एक्सक्रीट आउट कर दिया। ठीक है, ऐसे हमारे बॉडी में कई तरह के बनते हैं। जैसे आपको देखिए मैंने बोला, देखिए मैंने 3 टाइप के आपको एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बताया। यहाँ पे क्या बताया? एक बताया मैंने आपको अमोनिया, एक बताया मैंने देखो अमोनिया, ठीक है, एक मैंने आपको बताया यूरिया, एक मैंने आपको बताया यूरिक एसिड। ठीक है, तो मैं एक चीज यहाँ पे आपको देखिए बताना चाहूँ कि अमोनिया देखिए जैसे अमोनियम आयन के फॉर्म में निकलती है, ये निकलती है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, ये आपकी अमोनियम आयन के फॉर्म में, NH4+ के फॉर्म में, NH4+ के फॉर्म में। ठीक है, अमोनियम आयन के फॉर्म में निकली, यूरिया भी हमारी निकलती है और यूरिक एसिड भी हमारे निकलते हैं। तो हमारे देखिए क्या होता है कि जो यूरिया होती है, ठीक है, अमोनिया जो हमारे रिलीज करते हैं इनको बोलते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं इनको? अमोनोटेलिक। जो हमारे अमोनिया रिलीज करते हैं इनको बोलते हैं अमोनोटेलिक। जो यूरिया रिलीज करते हैं इनको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। और जो हमारे यूरिक एसिड हमारे रिलीज करते हैं इनको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक, इनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। तो ये हमारे होते हैं यूरिकोटेलिक। ठीक है, ये हमारे यूरिकोटेलिक हो गए। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारे देखिए क्या होता है, अमोनिया होता है, अमोनिया ये मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होता है अमोनिया। तो क्या है, मान लीजिए अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक होता है, ये हमारा होता है मोस्ट टॉक्सिक। तो क्या है कि जब ये बॉडी से रिमूव होगा, मान लीजिए, तो हमारे इन्वायरमेंट में आएगा, तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा किसके? अदर एनिमल्स के लिए, है ना। इसलिए अमोनिया क्या करता है कि जो वाटर होता है, इसलिए अमोनिया हमारा वाटर एनिमल्स में पाया जाता है, वाटर ऑर्गेनिजम्स में हमारा ये पाया जाता है ना, वाटर ऑर्गेनिजम्स में। क्यों? क्योंकि जैसे वाटर में अमोनिया आता है तो वहां पे क्या करता है ये कि लेस टॉक्सिक हो जाता है, वाटर में आने के बाद लेस टॉक्सिक होता है। क्यों? क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन जो है थोड़ी कम हो जाती है और वाटर में घुल मिल के ये, क्योंकि इसमें वाटर में सोल्यूबल होता है, ये वाटर में सोल्यूबल होता है। एनसीईआरटी टर्म आपने यूज किया है रेडली सोल्यूबल, ये आपके एनसीईआरटी में टर्म हमारा यूज किया गया है रेडली सोल्यूबल।
तो क्या होता है, जैसे हमारा रीडली सोल्यूबल होता है ये, मतलब ये वेरी सोल्यूबल होता है, वाटर में आराम से घुल जाता है, तो इसकी कंसेंट्रेशन कर देता है बहुत कम। तो इसलिए हमारे अमोनिया जो है, अमोनिया वाले ऑर्गेनिज्म जो हमारे जो अमोनिया रिलीजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अमोनोटेलिक, वो हमारे वाटर में पाए जाते हैं। अब वाटर में कौन कौन देखिए आपको पाया जाता है, मैंने बोला आपको बोनी फिशेज देखिए जैसे हो गई, एक्वेटिक इंसेक्ट हो गया आपको देखिए, बोनी फिशेज, बोनी फिशेज हो गए। एक्वेटिक इंसेक्ट पानी में पाए जाने वाले इंसेक्ट हो गए, एक्वेटिक इंसेक्ट हो गए आपके। देखिए बोनी फिशेज हमारी हो गई, एक्वेटिक इंसेक्ट हमारे हो गए, और कौन से हमारे एम्फीबियन जो हमारे पानी में ही पाए जाते हैं, एम्फीबियंस भी तो होते हैं, एम्फीबियंस, तो हमारे इसीलिए वाटर में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे रिलीज करते हैं अमोनिया, और अमोनिया को चाहिए होता है बहुत सारा पानी, क्योंकि वो लीस्ट टॉक्सिक बन सके ना, क्योंकि मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होता है अमोनिया का, वो हमारी कम टॉक्सिक हो सके, इसलिए हमारे क्या होते हैं वाटर में पाए जाते हैं। और रिलीज कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है, अमोनिया मैन की तरह फिश हमारी पाई जाती है। जैसे देखिए बोनी फिशेज मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारी जो मैरिन फिशेज होती है मोस्टली, जो हमारी मैरिन फिश होती है, यहाँ पे आपको बता दूं साथ में, नहीं आप कंफ्यूज होंगे, मोस्टली जो मैरिन फिशेज होती हैं, मैंने आपको देखिए पढ़ाया है एनिमल किंगडम में कि हमारी ये देखिए इंसानों की तरह होती है, क्योंकि ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन इनका देखने के लिए मिलता है, इसलिए मैंने आपको बोनी फिश यहाँ लिखा है, तो इनका कार्टिलेजिनस होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये हमारा देखिए क्या होता है, यूरिया, मतलब कि मैमल्स की तरह ये आपका यूरिया रिलीज करती है, हमारे यूरिया रिलीज करती हैं। ठीक है, ये मैं अभी आगे बताऊंगा, यहाँ पे इसलिए बता दिया कि आपका काम जो है चल जाए। तो अमोनिया के बाद अब हम पढ़ लेते हैं यूरिया, ये आपको मैंने बोनीफिशर के साथ में इसलिए बोल दिया है कि आपको समझ में आ जाए, आप आगे कंफ्यूज ना हो। अब हम देखते हैं यूरिया, यूरिया आपका लेस टॉक्सिक होता है। देखिए यूरिया हमारा लेस टॉक्सिक होता है, क्योंकि हम तो देखिए अपना जमीन में रहते हैं ना, तो हम लोग भी देखिए यूरिया ही रिमूव करते हैं। देखो बनती तो हमारी बॉडी में क्या है, अमोनिया ही है, लेकिन हमारे, मैं आपको बता दूं, बनती हमारी बॉडी में क्या है, अमोनिया ही है, अमोनिया भी हमारी बॉडी में बनती है। लेकिन क्या होता है कि अमोनिया हमारी जो बॉडी बनती है, तो मेटाबॉलिज्म से अमोनिया हमारी जो बॉडी बनती है, मेटाबॉलिज्म से लीवर में, देखो जो हमारी अमोनिया हमारी बॉडी बनी मेटाबॉलिज्म से, ठीक है, तो ये क्या होती है लीवर में, लीवर में एक हमारा होता है ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल, इससे हमारी कन्वर्ट हो जाती है किसमें भाई, ये अमोनिया बनी हमारी मेटाबॉलिज्म से, ठीक है, फिर लीवर में ऑर्निथिन साइकिल के हेल्प से हमारा ये किसमें, यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है, ये हमारी यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म से अमोनिया बनी, अमोनिया हमारी ऑर्निथिन साइकिल से यूरिया में कन्वर्ट हो गई, फिर हम यूरिया को गए रिमूव कर देते हैं, तो यूरिया हमारी क्या होती है, लेस टॉक्सिक होती है, यूरिया हमारी लेस टॉक्सिक होती है, किससे, अमोनिया से, ये हमारी लेस टॉक्सिक होती है। इसलिए देखिए क्या होता है, ये मतलब कि लेस टॉक्सिक होती है, इसलिए इसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता रिमूव के लिए, है ना। तो हम लोग देखिए पानी दिन भर में 5-6 लीटर पीते हैं, उससे ही काम चल जाता है, लेकिन पूरे पूरे नदी तालाब ही चाहिए होते हैं उनको, किसको, जो आपके वाटर एनिमल्स होते हैं, इसलिए आपका लेस टॉक्सिक होता है। इसके एग्जांपल आपको देखिए बता दूं यूरिया के, देखिए यूरियो में आप याद कर लीजिए, सबसे पहले तो हमारा कौन से, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक में सबसे पहले तो आपके ह्यूमंस आ गए, हमारे ह्यूमंस मतलब मैमल्स, ठीक है, जो आपके मैमल्स होंगे वो आपके क्या करेंगे, मैमल में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, जो आपके, देखो सारे एनिमल जो हमारे आसपास होते हैं ना, जैसे आपके बफेलो हो गए, काऊ हो गए, हम लोग हो गए, जिनमें भी मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, तो आपके एक तो देखिए मैमल्स हो गए, और कौन, जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं, कौन से, जो हमारे जमीन में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ये आपके टेरेस्ट्रियल जो एम्फीबियंस होते हैं, यानी आपके जो जमीन में पाए जाते हैं, ये आपके हो गए। और मैंने क्या बताया था, मैंने आपको लास्ट टॉपिक पैरा में ही बताया, मैरिन फिशेज, मैंने आपको बताया मैरिन फिशेज, इनमें हमारा क्या है, इनमें हमारा यूरिया देखने के लिए मिलता है, इसलिए हमारे होते हैं यूरियोटेलिक। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि यूरियोटेलिक के बाद में हमारा क्या बचा, फिर हमारा बचता है यूरियोटेलिक के बाद यूरिक एसिड वाला, तो हमारे यूरिकोटेलिक बचते हैं, क्या बचते हैं, यूरिकोटेलिक। अब यूरिकोटेलिक क्या होता है, हमारा लीस्ट टॉक्सिक होता है, पहले लिख तो दूं, यूरिकोटेलिक,
ये हमारा कैसा लीस्ट टॉक्सिक होता है। क्यों? क्योंकि हमारे बर्ड्स वगैरह में देखने के लिए मिलता है। बर्ड्स वगैरह का तो बहुत कम पानी चाहिए होता है भाई, क्योंकि देखिए बहुत कम पानी चाहिए होता है, ये हमारा टॉक्सिक भी कम होता है। लीस्ट टॉक्सिक होता है तो ये हमारा देखिए प्लेट के फॉर्म में निकलता है, क्योंकि जितना कंसेंट्रेशन कम होगा उतना ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। किसका? अमोनिया मान लो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो, लेकिन हमारा देखा यूरिक एसिड हमारा कम टॉक्सिक है। तो कम टॉक्सिक है तो ये हमारा देखिए सॉलिड फॉर्म में निकलता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं पेलेट और पेस्ट के फॉर्म में। पेलेट और पेस्ट के फॉर्म में निकलता है, मतलब देखिए आपने देखा होगा पेलेट और एक पेस्ट टाइप में निकलता है, देखिए है ना। इनका जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है किसका, बर्ड्स वगैरह होती है, जिसमें हमारे यूरिकोटेलिक होते हैं। जैसे आपको देखिए एग्जांपल हमारा दिया हुआ है बर्ड्स, स्नेल्स और रेप्टाइल्स आपका दिया है। देखो मैं आपको लिख देता हूँ, बर्ड्स टू लैंड स्नेल है, लैंड स्नेल। स्नेल आपके पानी में भी तो पाए जा सकते हैं, लैंड स्नेल आपके हो गए, बर्ड्स हो गए, बर्ड्स हो गए आपके, लैंड स्नेल्स हो गए, और हमारे कौन से देखिए इंसेक्ट भी हमारे होते हैं, हमारे इंसेक्ट भी होते हैं। तो आपको मैंने बर्ड्स बता दिए, लैंड स्नेल बता दिए और इंसेक्ट बता दिए, और हमारे क्या होते हैं, और हमारे देखिए हाँ रेप्टाइल्स, आपके रेप्टाइल्स भी होते हैं। तो हमारे किस में आ जाते हैं, ये सब हमारे आ जाते हैं यूरिकोटेलिक। ये हमारे यूरिक एसिड रिमूव करते हैं, क्या करते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं। यूरिक एसिड देखिए एक्सक्रीट आउट। अब देखिए मैं आपको टॉक्सिक फॉर्म लिख दूं कि कौन सा ज्यादा टॉक्सिक है, कौन सा कम टॉक्सिक है। और क्या देखिए आपको मैं एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि आपके देखिए ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। अब टॉक्सिसिटी अगर मैं लिखना चाहूँ, टॉक्सिसिटी ठीक है, बता तो दिया मैंने आपको कि लेस टॉक्सिक होता है, मोस्ट टॉक्सिक होता है। तो आपका सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया, सबसे ज्यादा टॉक्सिक हमारा होता है अमोनिया। देन मैंने आपको बताया था कि यूरिया हमारा, मैंने लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड बताया, तो इसके बाद हो जाएगा हमारा यूरिया, और लीस्ट टॉक्सिक हमारा हो जाएगा यूरिक एसिड। ये हमारा लीस्ट टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड, ठीक है। ये आप जो है याद कर लीजिए। अब मैं आपको देखिए बताना चाहूँ, अब हमारा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है। मैंने आपको देखिए मेन बता दिया। देखो हम इसका इंट्रो वाला पार्ट देख लेते हैं। एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म से बनते हैं भाई। हम खाना पीना सब खाते हैं, उसी से हमारे मेटाबॉलिज्म से बनते हैं। और क्या क्या देखिए आपका वाटर भी आपका एक्यूमुलेट होता है, और आयंस सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सारे आयंस कहाँ से आते हैं भाई? हम लोग साल्ट वगैरह खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं ना, तो यहाँ से हमारे आयंस वगैरह भी आ जाते हैं, खाने पीने से भी आते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, आइदर बाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाई अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन। यानी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक से भी बन सकते हैं, यानी हमारी कोई रिएक्शंस वगैरह हुई मेटाबॉलिक, हमारी बॉडी में फॉर्म हो गई, हमने इनका ज़्यादा इनटेक कर लिया, ज़्यादा हमने खा पी लिया, तो अभी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तब इनका रिमूव भी तो करना पड़ेगा भाई। हमारी बॉडी में कोई चीज़ अगर इकट्ठा हो गई है बहुत ज़्यादा, तो हमें उनका रिमूवल भी करना पड़ेगा, नहीं बॉडी में परे परे बॉडी के लिए मतलब कि निगेटिव इफेक्ट दिखाएंगे। तो क्या होगा, दीज सब्सटेंसेज हैव बी रिमूव्ड, क्यों, टोटली और पार्शियली, यानी टोटली भी रिमूव कर सकते हैं। यानी अगर देखिए कोई चीज फालतू पड़ी हुई है तो हम उसको टोटली रिमूव कर देंगे। कोई चीज ऐसी है कि हमारी बॉडी में भी काम है उसका, क्यों, बॉडी में क्या काम है, ऑस्मोलैरिटी के लिए मान ले, ये आपका ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, ऑस्मोलैरिटी के लिए, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए मान लिया, तो हम इसको पार्शियली रिमूव करेंगे। पार्शियली क्यों, हम इनको पार्शियली इसलिए रिमूव करेंगे क्योंकि हमारी बॉडी में इनका काम है क्या, ये हमारे ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करेंगे हमारी बॉडी में, इसलिए हम इनका कुछ जो है अपने पास रख लेंगे, बाकी हम रिमूव कर देंगे। यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंसेस विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑन द कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, जहाँ पे आपके नाइट्रोजन पाए जाते हैं। जैसे आपका क्या है देखिए, एक है हमारा अमोनिया, मैंने आपको देखा अमोनिया के बारे में बता दिया, यूरिया और यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। ये आपके मेजर फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट, यही हमारे मोस्ट कॉमन देखने के लिए तीन मिलते हैं जिनका हम रिमूवल करते हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अमोनिया आपका मोस्ट टॉक्सिक होता है। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन। क्यों लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि ये वाटर का कंसेंट्रेशन बहुत, सॉरी
ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, क्योंकि इसके साथ घुलन वो सॉरी सोल्यूबल होती है, रेडली सोल्यूबल होती है। यूरिया तो आसानी से इसके साथ मतलब कि घुल मिल के सब मिक्स होकर खत्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म में नहीं रह पाते, इसलिए बहुत ज़्यादा वाटर की नीड होती है। इसीलिए आपके अमोनिया वाले जो एनिमल्स होते हैं सारे के सारे हमारे वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको देखिए एग्जाम्पल भी बताया है, बोनी फिशेज, एक्वाटिक इंसेक्ट और आपके एम्फीबियंस। देखो, वेयर द यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक, ये आपका लीस्ट टॉक्सिक होता है, इसको वाटर की नीड भी ज्यादा नहीं होती, इसलिए पशु पक्षी आपके थोड़े बहुत पानी वानी से काम चला लेते हैं और पेलेट और पेस्ट के फॉर्म में रिमूव कर दें। कैन बी रिमूव्ड विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, यानी ये बहुत कम वाटर का लॉस करके रिमूव कर देते हैं। ठीक है, देखो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, मैंने बोला कि इसको हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म, और जो हमारे एनिमल्स होंगे उनको हम बोलेंगे अमोनोटेलिक एनिमल्स, अमोनोटेलिक इन नेचर होंगे उनको हम बोलेंगे अमोनोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, मैंने आपको बोला कि हमारे एग्जांपल क्या है, बोनी फिशेज आपके आ जाएंगे, जिनमें बोनी फिशेज, मैरिन नहीं, मैरिन हमारे मैमल वाले के साथ आएंगे। ठीक है, यूरिया के साथ एक्वाटिक एम्फीबियंस आपके आ जाएंगे और एक्वाटिक इंसेक्ट आ जाएंगे। देखिए, ठीक है, यहाँ पे इंसेक्ट हमारे कौन से एक्वेटिक इंसेक्ट आएंगे, नॉर्मल इंसेक्ट नहीं आएंगे। नॉर्मल इंसेक्ट हमारे कहाँ आएंगे, अच्छा मैंने आपको सिर्फ इंसेक्ट बताया था क्या, नॉर्मल इंसेक्ट आपके देखिए जो आएंगे वो हमारे यूरिक एसिड में आएंगे, लेकिन हमारे एक्वेटिक इंसेक्ट किसमें आएंगे, यूरिया के साथ आएंगे। अमोनिया इज रेडली सोल्यूबल, मैंने आपको बोला नहीं कि हमारी पानी के साथ वेरी वेरी सोल्यूबल होती है। इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सर्फेस ऑफ द गिल्स, हमें पता है कि फिशेज में गिल्स होते हैं। ठीक है, और गिल्स से आपका रिमूव हो जाती है यूरिया आसानी से। मैंने बोला है कि इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस, मैंने आपको बोला है कि हम अमोनिया का रिमूवल अमोनियम आयन के फॉर्म में करते हैं, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। फिश में हमारे गिल्स पाए जाते हैं, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। एज अमोनियम आयन के फॉर्म में हम इनको रिमूव कर देते हैं। किडनीज आपकी कोई यहाँ पे रोल प्ले नहीं करती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गिल्स होते हैं फिश के पास, वो उनका काम करते हैं, किडनी का कोई काम यहाँ पे नहीं होता, और ना ही इनके पास किडनी होती है। रोल इन इट्स रिमूवल, टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन नेसेसिटीज द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग मतलब कि लेसर टॉक्सिक वेस्ट अगर नहीं रिमूव करेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स है जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उनके लिए ये हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकते हैं, इसलिए हमें लेस टॉक्सिक, हमारा जो मतलब कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है लेस टॉक्सिक होता है। ठीक है, लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट लाइक क्या, यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, क्योंकि हमें जो है पानी का भी कंजर्वेशन करना है। ठीक है, तो इनके रिमूवल में देयर इज नॉट अ दे आर नॉट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर फॉर दियर रिमूवल। ठीक है, बिकॉज दे आर लेसर टॉक्सिक देन द अमोनिया। नाउ क्या है यहाँ पे, मैमल्स, देखो मैंने आपको बोला कि यूरिया में हमारे क्या हो जाएंगे, यूरिया में हमारे हो जाएंगे मैमल्स, और आपके क्या हो जाएंगे, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, जो आपके जमीन में पाए जाते हैं एम्फीबियंस आपके, और मैरिन फिशेज, ये क्या करते हैं, ये हमारे यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। मैंने बोला यूरियोटेलिक, ये हमारे होते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं। और मैंने आपको क्या बोला कि हमारी बॉडी में अमोनिया बनती है मेटाबॉलिज्म से, फिर हम अमोनिया को लीवर में अपने ऑन्थिन साइकिल के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। देखो वही यहाँ पे दिया है, अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लीवर ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज इनटू ब्लड, आपके ब्लड के मतलब कि रिलीज हो जाते हैं, विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी, और किडनी से हमारा रिमूवल हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको ये पढ़ाया, अभी आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे हम किडनी उडनी के बारे में ना। तो ये हमारे क्या होता है कि इसमें देखिए जो कन्वर्ट होता है लीवर में, इसको हमने बोला है कि ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन ऑर्निथिन साइकिल से ये कन्वर्ट हो जाता है। फिर मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हम ऊपर आपको एक लाइन दिखी हुई थी, या तो हम पार्शियली रिमूव करते हैं या तो टोटली रिमूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको वही लाइन लिखी हुई है, सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन, यानी हम पार्शियली रिमूव करेंगे, सारी की सारी हम रिमूव नहीं करेंगे, सम अमाउंट ऑफ यूरिया हम रिमूव कर दें। क्यों, मैंने आपको बोला कि ऑस्मोलैरिटी के लिए, ठीक है, आयंस के बैलेंस के लिए, किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम एनिमल्स टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी, हम इसको कुछ रिटेंड कर लेते हैं अपनी किडनी के मैट्रिक्स में। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, ऑस्मोलैरिटी में काम करता है हमारी बॉडी में, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के लिए। मैंने आपको यूरिकोटेलिक में बोला है, देखिए कि हमारे क्या रेप्टाइल्स आ जाएंगे, आपके बर्ड्स आ जाएंगे, और आपके स्नेल्स आ जाएंगे, और हमारे इंसेक्ट आ जाएंगे। स्नेल कौन से, लैंड स्नेल्स आपके आ जाएंगे, ये हमारे होते हैं यूरिकोटेलिक, यानी ये यूरिक एसिड रिमूव करते हैं। क्यों, ये हमारा लीस्ट टॉक्सिक होता है इन द फॉर्म ऑफ पेलेट एंड पेस्ट, मैंने आपको बोला है एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज द यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट्स और पेस्ट, यानी सेमी सॉलिड फॉर्म में।
ये हमारे सेमी सॉलिड, देखो बिल्कुल सॉलिड टाइप ही होता है, मैं सेमी सॉलिड बोल रहा हूँ लेकिन ये बिल्कुल सॉलिड टाइप ही होता है। सेमी सॉलिड तो नॉर्मल यूरिया रिमूव होता है ना, ये आपका सॉलिड टाइप ही होता है। प्लेट और पेस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड यूरिकोटेलेग एनिमल्स। यहाँ पे हमारा लिस्ट ऑफ जो होता है मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, यहाँ पे ये होता है वाटर, क्या वाटर यहाँ पे बहुत कम चाहिए होता है, यहाँ बहुत कम वाटर चाहिए होता है। ये देखिए मैंने आपको मेन एक चीज यहाँ पे बता दी। अब देखिए एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, देखो अब मैंने बोला कि हमारे देखिए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर सब में अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे हमारा फिश में देखिए हमने क्या पढ़ा, गिल्स पढ़ा, ठीक है। ह्यूमंस में किडनी पाई जाती है, फ्रॉग में भी आपके किडनी होती है ना। तो ये क्या है, ऐसे देखिए अलग अलग, जैसे मैं आपको बोला था प्लेटी हेलमिंथेज जो मैंने आपको पढ़ाया है कि प्लेटी हेलमिंथेज में हमारे फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं, मैंने आपको बोला है ना। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, देखो ऐसे ही हमारे देखिए अलग अलग पाए जाएंगे। जैसे देखिए इंसेक्ट होते हैं आपके, है ना, उनमें ट्रैकियल ट्यूब से ही देखिए रिमूवल हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि बहुत सारे आपके देखिए, देखो ये तो कॉमन है कि हमारे मैमल्स होते हैं वहां पे हमारे किडनी पाए जाते हैं, ठीक है। किडनी मैंने आपको बोला कि प्लेटी हेलमिंथेज में हमारे क्या होता है कि फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लेम सेल्स प्लेटी हेलमिंथेज में पाए जाते हैं, ये मैंने आपको एनिमल किंगडम में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके सेल की स्पेलिंग बढ़िया लिख रही है ना। फ्लेम सेल्स हमारे पाए जाते हैं प्लेटी हेलमिंथेज जो मैंने आपको पढ़ाया है। इसका दूसरा नाम और होता है प्रोटोनेफ्रेडिया, होता है प्रोटोनेफ्रेडिया, ये हमारा प्रोटोनेफ्रेडिया होता है। देखो मैंने आपको देखिए उसके कॉकरोच के बारे में देखिए मैं पढ़ाया है कि कॉकरोच में हमारे मालफीवियन ट्यूबल्स पाए जाते हैं, आपके उसमें अर्थवर्म में एनीलिड्स पाए जाते हैं, मैंने आपको ये बताया है। तो हमारे प्रोटोनेफ्रेडिया फ्लेम सेल्स हमारे किसमें, प्लेटी हेलमिंथेज में पाए जाते हैं। ये हमारे प्लेटी हेलमिंथेज में ये पाए जाते हैं। और किसमें पाए जाते हैं हमारे, कुछ देखिए फ्लैटवर्म हमारा प्लेटी हेलमिंथेज का एग्जांपल है, प्लेनेरियरी मैंने आपको पढ़ाया। कुछ हमारे रोटीफर्स में भी पाए जाते हैं, हमारे कुछ रोटीफर्स में भी पाए जाते हैं, रोटीफर्स। और सम एनीलिड्स में भी आपके पाए जाते हैं, सम एनीलिड्स में भी पाए जाते हैं। कौन, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स आपके एनीलिड्स में पाए जाते हैं। और आपके सिफेलोकॉर्डेट जैसे एम्फियोक्सस हो गए, इनमें भी पाए जाते हैं। कैसे, लिख दो कहीं पे, जैसे सिफेलोकॉर्डेट हो गया, सिफेलोकॉर्डेट, इसमें क्या एम्फियोक्सस हो गया, जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना उसमें एम्फियोक्सस, लेंसलेट, ब्रैंकियोस्टोमेटा, मैंने आपको बताया सिफेलोकॉर्डेट का एग्जांपल है ना, वही है यहाँ पे। ये एम्फियोक्सस देखिए आ नहीं रहा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, एम्फियोक्सस, ठीक है। यहाँ पे एम्फियोक्सस वगैरह में पाया जाता है। और मैंने आपको देखिए बताया कि हमारे देखिए, अब एक चीज आपको मैं यहाँ पे कॉमन फिर से बता रहा हूँ, मैंने आपको एनिमल किंगडम में पढ़ाई हुई कि हमारे जो देखिए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हमारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का रिमूवल तो करते हैं, लेकिन ये आपका वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करते हैं। ये हमारे वाटर एंड ये हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का रिमूवल तो करते ही हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का रिमूवल तो करते ही हैं, लेकिन ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोलाइट भी बैलेंस बना के रखते हैं, ऑस्मोलैरिटी, है ना। ये क्या करते हैं, इनका भी बैलेंस बना के रखते हैं। जैसे, और ऑस्मोलैरिटी मतलब क्या, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयनिक बैलेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयनिक बैलेंस बना के भी ये रखते हैं। मैंने आपको बोला कि देखिए हमारे, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि हमारे इसमें अर्थवर्म में हमारा कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अर्थवर्म मैंने आपको बताया कि हमारे नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, ये हमारे नेफ्रीडिया हमारे पाए जाते हैं किसमें, अर्थवर्म में। ये हमारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पाए जाते हैं नेफ्रीडिया, ये हमारे नेफ्रीडिया पाए जाते हैं किसमें, अर्थवर्म में। हमारे कैसे होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमारे होते हैं, किसके, अर्थवर्म के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं।
और एक चीज क्या, कॉकरोच में भी आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे मालफिजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो कॉकरोच हमारा किसका एग्जांपल है, आर्थ्रोपोड्स का एग्जांपल है। तो वहां पे हमारे आर्थ्रोपोड्स वगैरह में मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट हम बोल सकते हैं, कॉकरोच में या मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में आता है। ठीक है, किसमें, आर्थ्रोपोडा में, वहां पे मोस्टली इंसेक्ट हमारे आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, मोस्टली इंसेक्ट हमारे आते हैं आर्थ्रोपोडा में। तो यहाँ पे हमारा क्या, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि यहाँ पे हमारा मालफिजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे मालफिजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ये सारे के सारे देखो नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल तो करते ही करते हैं, साथ में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी बना के रखते हैं। और आपके एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं, देखो एक आपका होता है एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स, एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स ये हमारी कहाँ पाई जाती हैं, एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स आपके क्रस्टेशियंस में पाई जाती है। किसमें, ये आपके क्रस्टेशियंस में पाई जाती है। जैसे प्रॉन हो गया आपका, जैसे आपका प्रॉन हो गया। ठीक है, इतना ही आपके यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए मैं आपको ये समझा भी देता हूँ, अब समझा दिया पूरा। अब हम यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं, देखो A survey of animal kingdom represents a variety of excretory structure। देखिए आपको बुक लंग्स पाया जाती है, जैसे आपका लंग्स पाया जाता है वहाँ पे है ना, ये किसका, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करते हैं। ऐसे यहाँ पे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं। इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स ना कि वर्टिब्रेट्स, दीज स्ट्रक्चर आर सिंपल एंड ट्यूबुलर फॉर्म्स। इनवर्टिब्रेट्स इसमें हमारे मतलब कि वर्टिब्रेट्स में कौन आ रहा था, कॉर्डेटा हमारा आ रहे थे ना। आपके मतलब कि मैंने आपको 5 क्लास बताई, वो बताई थी मैंने आपको। देखिए बर्ड्स बताया, मैमल्स बताया है ना, रेप्टाइल्स बताए, एम्फीबियंस बताया, ये सब चीजें उसी में आ रही थी वर्टिब्रेट्स में। लेकिन यहाँ पे क्या, इनवर्टिब्रेट्स। तो वेयर एज द वर्टिब्रेट्स हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर कॉल्ड किडनी, वर्टिब्रेट्स में आपके किडनी पाई जाती है। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हियर, जैसे प्रोटोनेफ्रिडी और फ्लेम सेल। मैंने आपको बोला कि फ्लेम सेल हमारे किसमें, प्लेटी हेलमिंथेस में पाए जाते हैं। मैंने आपको ऐसे ट्रिक बताई थी कि आपके एक प्लेट होगी, प्लेट में हम फ्लेम जला के रख लेंगे, तो प्लेटी हेलमिंथेस में क्या पाया जाएगा, फ्लेम सेल्स। इनका दूसरा नाम है प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, ये हमारा पाया जाता है किसमें, ये हमारे मोस्ट ऑफ द प्लेटी हेलमिंथेस में पाए जाएंगे। और किसमें, जैसे एग्जांपल दिया आपका फ्लैट, ये सॉरी ये फ्लैट वन में क्या एग्जांपल दिया है, प्लेनेरिया। हमने प्लेनेरिया के बारे में एक चीज और पढ़ी थी, क्या रीजनरेशन पावर इसमें बहुत ज्यादा होती है, यानी कि कितने भी कट कर दो फिर एक इंडिविजुअल पूरा पूरा बना लेगा। और आपके कुछ रोटिफर्स में पाया जाता है, सम एनिलेट्स में भी पाया जाता है, और आपके सेफेलोकॉर्डेट में भी पाया जाता है, जैसे एम्फियोक्सस आपका हो गया। यहाँ पे हमारा प्लेटी हेलमिंथेस का मैंने आपको देखिए बता दिया, और सेफेलोकॉर्डेट में भी है कुछ, सम एनिलेट्स में भी और रोटिफर्स में भी है, दैट इज प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स। देन मैंने आपको बताया कि देखो ये चीज यहाँ पे लिखी है जो मैंने आपको बताई हुई है कि ऑस्मोलाइटी का भी काम करते हैं, जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया आर द प्राइमरी कंसर्न विद द आयनिक एंड फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, आयनिक और फ्लूइड बैलेंस यानी ऑस्मोलाइटी का काम भी करते हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के भी रखते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। मैंने आपको इसीलिए पहले पढ़ा दिया। ठीक है, अब मैंने बताया कि नेफ्रिडिया हमारे कहाँ हमने देखे, नेफ्रिडिया हमने देखे थे अपने अर्थवॉर्म में। ठीक है, और अर्थवॉर्म किस में आता है, डेट इज कम इनटू द एनिलेट्स। नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवॉर्म्स, ठीक है, एंड अदर एनिलिड्स, क्योंकि ये भी एनिलिडा का एग्जांपल है। मैंने वहां पे आपको नेरेस और हीरोनिडारिया और क्या बताया था, नेरेस, हीरोनिडारिया, और आपको मैंने ये बताया था लीच। लीच में हीरोनिडारिया ही तो होता है ब्लड सकिंग लीच, आपको मैंने बताया था नेरेस, और फेरेटिमा यानी अर्थवॉर्म भी मैंने बताया हुआ था। ये आपको मैंने एनिमल किंगडम में पढ़ाया हुआ है डिटेल में। नेफ्रिडिया यहाँ पे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन्स फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। ये आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा जहां जहां एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की बात हम लोग करेंगे। मालफिजियन ट्यूबुल्स आपको कॉकरोच में पाए जाएंगे ना। ट्यूबुल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच। मैंने कॉकरोच में आपको बताया है, यानी बहुत सारे इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा नहीं, और आर्थ्रोपोडा में आपके मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट ही हमारे आते हैं। ठीक है, मालफिजियन ट्यूबुल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। यहाँ भी देखिए सेम वो चीज दी हुई है। ठीक है, यहाँ मालफिजियन ट्यूबुल आपके किस में,
आर्थ्रोपोड्स नहीं दिया अगर तो मान लो कि यहाँ आर्थ्रोपोड्स में भी ये पाए जाते हैं, क्योंकि आर्थ्रोपोड में हमारे मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट हमारे आते हैं। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोचेज। मालफिजियन ट्यूब्यूल ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। फिर क्या हमारा एंटीनल ग्लैंड, मैंने आपको बताया है एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड, ये हमारी कहाँ पाई जाएंगी, ये हमारे क्रस्टेशियंस में पाई जाएंगी, जैसे आपका प्रॉन्स हो गया क्रस्टेशियन, है ना। एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। ये आपके क्रस्टेशियंस में कौन, एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड पाए जाएंगे। एक बार फिर से आपको तो बता दूं, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल मैंने आपको बताया कि हमारे देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाए जाते हैं, कुछ एनिलिड्स में पाए जाते हैं, रोटिफर्स में पाए जाते हैं, और कुछ हमारे सेफेलोकॉर्डेट जैसे एम्फियोक्सस में पाए जाते हैं। ये हमारे आयन और फ्लूइड का बैलेंस बना के रखते हैं, डेट इज ऑस्मो रेगुलेशन। फिर मैंने बताया नेफ्रिडिया हमारे अर्थवर्म में और अदर एनिलिड्स में पाए जाते हैं। देन मैंने आपको बताया मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आपके कॉकरोच, अदर इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स दे आर फाउंड इनटू द किसमें, क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स, ठीक है। और ये सारे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम करते हैं। नाउ वी विल मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डेट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। विल स्टडी इन डिटेल अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं भाई, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो हमको देखिए पता है कि हमारे पास मतलब कि ह्यूमन के पास क्या पाई जाती है, ह्यूमंस के पास हमारे पेयर्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, किडनी। ह्यूमंस के पास हमारे पेयर्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, किडनी, फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑस्मो रेगुलेशन। ये हमारा सबके साथ आ जाएगा, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन। तो मेरी राइटिंग आज बहुत बढ़िया आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे किडनीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो किडनी के बारे में कुछ चीज बताना चाहिए तो पहली बात हमारी बीन शेप होती है, कैसी, बीन शेप होती है। और कहाँ पे हमारे डोर्सल साइड में, यहाँ कमर के पास हमारे, ठीक है, कमर आप अपनी वेस्ट में देखिए तो हमारे पीछे साइड डोर्सल साइड में पाई जाती है। ये आपके देखिए मैंने आपको बताऊं अगर C7 T12 L5, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रा हमारी पाई जाती है, देखो हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वहाँ पे सर्वाइवल वर्टिब्रा आपके पाए जाते हैं। सैक्रल कॉर्टेक्स भी आपके एक एक पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या किस इतने में काम चल जाएगा इसलिए बता रहा हूँ। ये देखिए तो आपके एनसीईआरटी टर्म में क्या है कि देखिए हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है 7, थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं 12 और आपके लंबर होते हैं 5। तो हमारे किडनी बोला गया है कि आपके लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर के बीच में पाई जाती है, यानी डोर्सल साइड में आपके लास्ट थोरेसिक और थर्ड टाइप उसमें पाई जाती है, यानी 12th वर्टिब्रा और देखो 12th वर्टिब्रा और थर्ड नंबर यानी थर्ड वर्टिब्रा के बीच में आपकी ये पाई जाती है किडनी हमारी, ठीक है। आप लिख लीजिए लास्ट थोरेसिक, मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया कि आगे हमको मिलेगा लास्ट थोरेसिक और थर्ड नंबर, किसमें, थर्ड नंबर में आपकी ये पाई जाएंगी, ठीक है। आप लोग इनके यहाँ पे लिख लीजिए कैसी होती है, बीन शेप होती है, रेडिश ब्राउन होती है, रेडिश कलर इनका होता है बिल्कुल राजमा के जैसे, ठीक है। राजमा का आपने बीज देखा होगा, बिल्कुल राजमा के जैसे ये होती हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ के इसके बारे में, ठीक है। कॉमन चीजें जो आपको यहाँ पे देखनी है, देखो जैसे मान लीजिए हमारी ये किडनी हो गई, ठीक है। मैं यार क्या बताऊँ, कोशिश करता हूँ कि डायरेक्ट आपको बता दूं, लेकिन लिख लिख के बताने मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। देखो इनकी जो थिकनेस होती है किडनी की आपकी 2 से 3 cm होती है। आपको याद क्या करना है बता दूं, 2, 3, 5, 7, 10, 12। देखो 2, 3 विड्थ इनकी हो गई 2, 3, सॉरी इनकी थिकनेस हो गई 2, 3, ठीक है। और विड्थ हो गई हमारी 5, 7, ये आपके CM में दी हुई है, ये चीज आप देख लीजिए। तो हमारी 2, 3 तो विड्थ हो गई, ठीक है। फिर अगले ऑड नंबर यानी 2 के बाद एक 3 ऑड आ गया, विड्थ हो गई। फिर अगले 2 ऑड 5 और 7 हमारे हो गए इनकी विड्थ, ये हो गई इनकी थिकनेस, ये हो गई विड्थ। लेंथ होती है 10 to 12 cm, और 10 to 12 cm हमने कहाँ पढ़ा है, 10 to 12 cm आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी दिया हुआ है, ठीक है। वहां पे हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फैलोपियन ट्यूब की लेंथ दी हुई है, कितनी, 10 to 12 cm दी हुई है। तो मैं आपको किडनी के बारे में बता देता हूँ, देखिए इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनीज, 2 पेयर पाई जाती हैं।
वन पेयर ऑफ यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। आपका देखिएगा कि वन पेयर आपके यूरेटर पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लेडर एक पाया जाता है, एक यूरिनरी ब्लेडर और आपका एक यूरेथ्रा पाया जाता है। देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, ये देखिए आपका यूरेटर हो गया कितने, 2, एक आपका यूरिनरी ब्लेडर हो गया, ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर कितना, और इसका लास्ट ओपनिंग होता है जहां से मतलब कि यूरिन रिमूव करते हैं, दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा। ये भी आपका एक पाया जाता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपकी जो मतलब कि देखो यहाँ पे जो हमारे यूरेटरस वगैरह होते हैं ये सब एंटर करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ से एंटर करते हैं, यहाँ से इसको हम बोलते हैं हाइलम। जहाँ से ये एंटर करते हैं इसको हम बोलते हैं हाइलम। और आपका जो बीच वाला पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है जहाँ से एंटर करते हैं उसके अंदर की साइड जब आप जाओ, ठीक है, इसके जब आप लोग अंदर की साइड जाओ, जहाँ पे ये देखिए मैंने आपको देखिए इसलिए गैप बना के दे दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं, बताओ इसको क्या बोलते हैं। देखो ये तो हमारा हाइलम हो गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। ये आपका रीनल पेल्विस होता है, इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। आपको देखो मैं आपको बताऊं ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये जो बीच में गैप आएगा इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस बोलते हैं यहाँ पे, इसको हम बोल देते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। अब क्या बचा हमारा समझाने के लिए, आपको यहाँ पे समझा सकूं। हाँ, ये एड्रीनल ग्लैंड हमारी यहाँ पाई जाती है एंटीरियर पार्ट में, इसके दोनों में, यानी पेयर्ड हमारी यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है, एड्रीनल, इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बाकी ये चीजें मैं आपको इस डिटेल में बता दूंगा। देखो एक चीज अब आगे पढ़ के बता दूंगा, नहीं आप लोग कंफ्यूज जाओगे एक साथ। देखो ये कैसी होती है, रेडिश ब्राउन होती है, बीन शेप होती हैं, और यहाँ पे क्या सिचुएटेड बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर T12L3। ये आपके लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर में पाई जाती हैं। और क्या होता है, क्लोज टू डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। आपके कमर के बगल में देखें हम एब्डोमिनल कैविटी के पास में, यहाँ पे डोर्सल पीछे साइड पाई जाती है, ना कि आगे साइड। ईच किडनी में आपका क्या था, ईच किडनी ऑफ एडल्ट ह्यूमन क्रिएट्स 10 to 12 cm इन लेंथ, 5 to 7 cm इन वेट और 2 to 3 cm इन थिकनेस। मैंने आपको बताया है इनका वेट हमारा होता है 120 से 170 ग्राम, हमारा एक किडनी का वेट होता है, ठीक है। कितना, 120 to 170 ग्राम हमारा किडनी का वेट होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ए किडनी इज नॉच कॉल्ड हाइलम थ्रू व्हिच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर। देखो मैंने आपको हाइलम इसलिए बोला है, कॉनकेव सरफेस में, कॉनकेव आपका ऐसा होता है ना इधर की तरफ, है ना, ये इधर की तरफ, तो हमारा कॉनकेव सरफेस में देखते हैं, यहाँ से यूरेटर आपके ब्लड वेसल्स वगैरह एंटर करते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइलम। ये आपका नॉच जो पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड हाइलम। मुझे पता था कि दोबारा आपको बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऊपर से बता दिया था। इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम, जहाँ से सब एंटर करते हैं, क्या, वेसल्स और नर्व वगैरह एंटर करते हैं आपके यूरेटर्स वगैरह। फिर क्या, इनर टू हाइलम इज ए ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड रीनल पेल्विस। फनल शेप्ड स्पेस आपका होता है, डेट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। देखो मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूँ, देखो थोड़ा सा जूम हो जाए भाई। देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था, तो यहाँ पे क्या होता है कि जहां से ये बीच में जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये इसको बोल रहे हैं हम रीनल पेल्विस। ये हमारा होता है रीनल पेल्विस हमारा होता है। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, देखिए कौन सा कलर लूं, ब्लैक कलर ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे जो हम ब्लैक तो पहले से ही है, वहां पे यही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो, और मुझे थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। देखो ये हमारे जो होते हैं ये पिरामिड जैसे दिखाई दे रहा है, इनको हम बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड, ठीक है, क्योंकि मेड्यूला में देखिए ये बाहर वाला पार्ट हमारा होता है जो ऊपर ऊपर का, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये अंदर जो इसके पाया जाता है, इसके अंदर साइड ये सारा कुछ होता है हमारा मेड्यूला। लेकिन मैं यहाँ पे बताने के लिए क्या आया हूँ आपको, ये
ये देखिए जहाँ पे हमारी मेडुलरी पिरामिड जिनके ऊपर रखे हुए हैं, जिनके ऊपर मेडुलरी पिरामिड हमारे रखे हुए हैं, ये इसको हम बोलते हैं कैलिसेज। जिनके ऊपर हमारे मेडुलरी पिरामिड्स रखे हुए हैं इनको हम बोलते हैं कैलिसेज। ठीक है, कैलिक्स आप बोल सकते हो। तो ये देखिए कैलिक्स यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यही आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे आया था। इनके ऊपर आपके मेडुलरी पिरामिड्स रखे हुए, ये आपका हो गया रीनल पेल्विस। ये आपका नोज जो होता है कॉनकेव सरफेस, यहाँ पे आपका अंदर की तरफ जो गए हैं, किससे गए हैं? हाइलम से, है ना। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। अब देख लेते हैं, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फनल शेप डिस्प्लेस आपका क्या पाएगा? फनल शेप डिस्प्लेस हमारा हो गया रीनल पेल्विस विद द प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसेज। वहां पे मैंने बताया ना कैलिसेज हमारा क्या है, जिसके ऊपर आपका रीनल मेडुलरी पिरामिड्स आपके रखे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड कैलिसेज। द आउटर लेयर आपकी जो किडनी की होती है इसे हम बोलते हैं टफ कैप्सूल। ये आपकी जो आउटर लेयर है किडनी की, इसको बोलते हैं हम कैप्सूल। ये जो आउटर लेयर पाई जाती है दैट इज कॉल्ड कैप्सूल, है ना। कॉर्टेक्स मैंने आपको बता दिया, मेडुला मैंने आपको बता दिया, रीनल पेल्विस मैंने आपको बता दिया। बाकी चीज आपको क्या अभी बता दूंगा, जो जो आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैप्सूल आपको पता चल गया। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स। बाहर वाला हो गया आपका कॉर्टेक्स, इनर हो गया मेडुला। ये आपका किडनी में भी देखने के लिए मिलेगा हमको, कॉर्टेक्स और मेडुला। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू ए फ्यू कोनिकल मासेज। फ्यू कोनिकल मासेज में आपका मेडुला डिवाइड है। कौन सी कोनिकल मासेज? ये कोनिकल मासेज आपके दिए हुए हैं जिनमें आपका मेडुला डिवाइड है। इनको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। इनको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। फिर कोनिकल मासेज, कौन शेप के मासेज में आपका डिवाइड है, इनको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स, है ना। आउटर कॉर्टेक्स हो गया, मेडुला हो गया। तो मेडुला इज डिवाइडेड इनटू ए कोनिकल मासेज दैट इज मेडुलरी पिरामिड्स। ये आपके किसके ऊपर रखे हुए थे? मैंने आपको अभी बताया जस्ट, कैलिसेज के ऊपर रखे हुए हैं, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेज। आपके कैलिसेज के अंदर सिंगल हमारा कैलिक्स मैंने आपको बताया था, ये हमारे कैलिसेज के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, अब दिया है जो कॉर्टेक्स आपका एक्सटेंड करता है इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स, उसको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बटनी। देखो कॉर्टेक्स आपका होता है जो यहाँ अंदर तक घुसा हुआ, देखो मैंने आपको देखिए बताया कि ये हमारा जो अब डायग्राम बना हुआ तो हम लोग केवल अलग से डायग्राम बनानी, फिर मुझे आपको मजबूरी में बना करके बताना पड़ता। मैंने आपको बोला कि हमारा देखिए कॉर्टेक्स है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ अंदर तक देखिए आपकी जगह बनी हुई है सीधे। ठीक, जो अंदर तक कॉर्टेक्स आपका घुसा हुआ कहाँ पे? ये आपका घुसा हुआ है किसमें? ये आपका मेडुला में घुसा हुआ। मेडुला हम आपने पूरा ऐसे बोला था, लेकिन यहाँ पे आपका कॉर्टेक्स है मेडुला के अंदर आ गया है। इसको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बटनी। हम इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बटनी बोलते हैं, जो आपका कॉर्टेक्स मेडुला के अंदर घुसा हुआ, डेट इज कॉल्ड कॉलम ऑफ बटनी। वही यहाँ बोला गया है कि द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज द रीनल कॉलम्स। मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम ऑफ बटनी। आपका रीनल कॉलम्स के बीच में जो आपका कॉलम बना हुआ रीनल में, ठीक है, ये हमारा जो कॉलम रीनल वर्ड यूज किया गया किडनी के लिए, है ना। किडनी के लिए हम वर्ड करते हैं रीनल। तो क्या है यहाँ पे? ये हमारे कॉलम ऑफ बटनी कहलाते हैं। अब देखिए फिर हमें एक डायग्राम मिल गया, आपको मैं फिर से यहाँ से बता दूं। देखिए वैसे तो मैंने सारा कुछ पहले ही बता दिया, रीनल पेल्विस आपको बता दिया, यूरेटर आपको बता दिया। रीनल वीन आपकी जो मतलब कि देखिए क्या होती है कि वीन, देखो आर्टरी तो आपको पता है, वीन भी हमें पता ही है। कैलिसेज मैंने आपको बता दिया, मेडुलरी पिरामिड्स बता दिए, रीनल कॉलम ऑफ बटनी मैंने आपको बता दिया। कॉलम ऑफ बटनी बोला ना, वही है हमारा यहाँ पे रीनल कॉलम। ठीक है, कॉर्टेक्स आपको मैंने बताया आउटर टफ जो कैप्सूल है, आउटर लेयर है जो रीनल कॉर्पसल। ठीक है, रीनल कॉर्पसल देखिए बाहर जो इसके दिया हुआ, डेट इज कॉल्ड रीनल कॉर्पसल, है ना। अंदर आपका कॉर्टेक्स है, रीनल कॉर्पसल के अंदर यानी जो थिक लेयर होते हैं उसके अंदर है आपका ये कॉर्टेक्स, और सबसे अंदर है मेडुला। और आपको यहाँ पे मिलता जाएगा, मैं आपको अभी यहाँ पे देखिए बताता जाऊंगा। देखो ईच किडनी हैज ए नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। देखिए जो आपकी किडनी की यूनिट होती है दे आर कॉल्ड नेफ्रॉन। जैसे हमारे ब्रेन में क्या पाई जाती है? ब्रेन में हमारी पाई जाती हैं, ब्रेन में पाई जाती है हमारी न्यूरॉन्स,
ब्रेन में पाई जाती हैं न्यूरॉन्स, ऐसी आपके किडनी में पाई जाती हैं नेफ्रॉन्स। एक किडनी में 1 मिलियन आपकी पाई जाती हैं। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। आपके एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाई जाती हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। विच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ ईच नेफ्रॉन, ये आपकी फंक्शनल यूनिट कहलाती हैं। यहाँ पे आपके इसके 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, देखो ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। आपका देखिए ग्लोमेरुलस होता है और रीनल एंड द रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है आपका, देखो ये ग्लोमेरुलस क्या है और ये रीनल ट्यूब्यूल ये क्या है, मैं आपको ये देखिए सारा कुछ अभी बता देता हूँ। देखो देखो ये हमारे यहाँ से एक एफरेंट आर्टियोल आई, यहाँ पे आपका कुछ ने गुच्छा नुमा स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर एस, अरे यार फिर से मुझे बताना पड़ेगा। देखो यहाँ से आपकी एफ्रियोंट आई, यहाँ पे इसने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है, और यहाँ से निकल गई, तो हमारी होती है एफ्रियोंट आर्टियोल, ठीक है। ये होती है इफ्रेंट आर्टियोल। अभी बाद में ये आपको क्लियर कर दूंगा, अभी मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको एक ऐसी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है। तो ये तो हो गया आपका। देखिए यहाँ पे एक टफ्ट बना लिया इसने कैपिलरी ने, ठीक है, यहाँ पे एक टफ्ट बना लिया, तो इसके लिए वर्ड यूज किया गया टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये हमारा क्या है, ये हमारा टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है ग्लोमेरुलस। ये हमारा ग्लोमेरुलस जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, क्या है ये ग्लोमेरुलस। आपको मैं लिख देता हूँ, इस तरफ लिखता हूँ, ये आपका टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज डेट इज ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ये देखिए आपको यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है। एक आपको ये इनर वाली दिखाई दे रही है, एक आपकी आउटर वाली दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं बुमेन्स कैप्सूल, इसको हम बोलते हैं बुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बुमेन्स कैप्सूल। देखिए आपको मैंने बताया कि हमारा रीनल ट्यूब्यूल बिगिन विद द, देखो रीनल ट्यूब्यूल क्या होता है आपका, कि रीनल ट्यूब्यूल आपका डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, हमारे क्या कहलाता है वुमेन्स कैप्सूल, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल हमारा इससे बिगन होता है। ये हमारा क्या होता है डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम बोलना वुमेन्स कैप्सूल। इसके अंदर क्या होता है ग्लोमेरुलस हमारा होता है, ग्लोमेरुलस हमारा क्या होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं माल्पीगियन बॉडी, इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं माल्पीगियन बॉडी, माल्पीगियन ट्यूब्यूल मत समझ लेना, माल्पीगियन बॉडी है ये। और इसका देखिए दूसरा नाम हमारा क्या है, इसका दूसरा नाम होता है आपका रीनल कॉर्पसल, ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है आपका रीनल कॉर्पसल। अब जगह नहीं है तो मैं कहाँ लिखूं, माल्पीगियन बॉडी और दूसरा नाम होता है इसका रीनल कॉर्पसल। इसको देखिए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हो गया आपका ग्लोमेरुलस, ये हमारा हो गया डबल वॉल्ड कप लाइक, देखिए कप जैसे बना लिया ना इसने, तो ये हमारा हो गया वुमेन्स कैप्सूल, दोनों को मिलकर के इन्होंने बना लिया रीनल कॉर्पसल और माल्पीगियन बॉडी। आप लिख लीजिए, जगह नहीं है यहाँ पे, रीनल कॉर्पसल और माल्पीगियन बॉडी इनको हमने बोल दिया। फिर आगे जाके ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है, देखो क्या, अब मैं सिर्फ इसी स्ट्रक्चर, देखो आप मैंने बताया आपको कि ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर बना लेता है। फिर आपको यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रक्चर देखिए बना लेता है, फिर मैंने आपको बोला यहाँ पे देखिए ऐसे कुछ, देखिए मैं पहले बना देता हूँ फिर मैं आपको, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ग्लोमेरुलस, मैंने आपको बताया ये हमारा हो गया ग्लोमेरुलस, ये हमारा ग्लोमेरुलस हो गया। ये मैंने आपको बोला वुमेन्स कैप्सूल हो गया डबल वॉल्ड कप लाइक कैप्सूल, ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल हो गया ये। फिर ये आगे जाके टफ टफ कैपिलरीज जब बना के आगे डिवाइड होता चला जाता है, तो आगे क्या करता है ये,
आगे ये फर्दर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, दैट इज पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये आपका देखिए क्या होता है कि हमारा हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर, यहाँ पे हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर बना लिया ना इसने ऐसे यू शेप बिल्कुल, तो ये हमारा होता है लूप ऑफ हेनले, ये हमारा होता है, अब मैं लिखूं कहाँ पे, देखिए ये हमारा होता है एल एच लिख देता हूँ, लूप ऑफ हेनले, ये हमारा लूप ऑफ हेनले हो गया। ये हमारा हो गई एसेंडिंग लिप, सॉरी डिसेंडिंग लिप, मतलब नीचे की तरफ आ रही है तो हमारी हो गई डिसेंडिंग लिम्ब, नीचे की तरफ आ रही है तो ये हो गई डिसेंडिंग लिप। आप लोग लिख लीजिए, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये हमारी हो गई एसेंडिंग लिम्ब, लिम्ब एसेंडिंग लिम्ब क्यों, ये ऊपर की तरफ जा रही है, दैट इज एसेंडिंग लिम्ब आपकी ये हो गई। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला लूप ऑफ हेनले। फिर आगे जा करके ये यहाँ पे और एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, दैट इज डीसीटी डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये आपका डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ पे बना रहा है। फिर हमारा आगे जाके ये ओपन हो जाता है किसमें, ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाता है, ये हमारा कहलाता है कलेक्टिंग डक्ट। मैं शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिख दिया कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, तो इसको हमने बोल दिया कलेक्टिंग डक्ट। ये आगे जाके ओपन हो जाता है, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में आपका ये ओपन हो जाता है। और फिर आपके कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे ओपन हो जाते हैं, ये हमारे रीनल पेल्विस में ओपन हो जाते हैं। मैंने आपको इसीलिए रीनल पेल्विस पहले ही बता दिया, किससे, इसलिए हमारे रीनल पेल्विस में जाके ओपन हो जाते हैं, कहाँ से होते हुए, ये हमारे मेडुलरी पिरामिड से होते हुए। ठीक है, एक चीज आपको और बता दूं कि आपकी जो लूप ऑफ हेनले होती है, ये आपको बाद में बताऊंगा, इतना याद रखो अभी आप लोग, ठीक है। मैं सोच रहा था बता दूं आपको कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होती है, मेडुलरी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स क्या होती है, फिर मैं सोचा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं पहले आपको इतना बता देता हूँ। कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे क्या, हैव टू पार्ट्स, ग्लोमरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल, यहाँ पे दो पार्ट इसके होते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन के। तो क्या है यहाँ पे, ग्लोमरुलस आपका टप टॉप कैपिलरीज बना लेता है, किससे, एफ्रेंट आर्टरियोल से। आगे जाकर मैंने आपको बोला ना कि हमारा ए से, मैंने आपको बोला था ए से, तो ये हमारा एफ्रेंट आर्टरियोल है, इससे जाकर के आगे टप टॉप कैपिलरीज बना लेता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमरुलस, ए फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ठीक है, यानी जो आपका आर्टरियोल है, आपका एक फाइन ब्रांच है आर्टरी की, इससे जाकर के मिलकर के आगे एक टप टप कैपिलरी बना लेता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमरुलस। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमरुलस इज कैरिड अवे बाय इफरेंट। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हमारा आगे टप टप कैपिलरीज बना के फिर आगे निकल जाता है, दैट इज ई। तो हमारा ए से आएगा, यानी एफरेंट, ई फॉर मतलब ई ई ई जाना, ई जेसन जैसे आपका होता है, ठीक है, ठीक, इजेक्ट जैसे आपका होता है। तो हमारा इफरेंट आर्टियोल से चला जाएगा ब्लड आपका कैपिलरी में, इसमें ग्लोमेरुलस में आएगा, फिर आपका ये इफ्रियोन आर्टियोल से चला जाएगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है, द रीनल ट्यूब्यूल बिगिन्स विद ए डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। रीनल ट्यूब्यूल आपका यहीं से बिगिन होता है, कहाँ से, जो मैंने डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर बना के बताया आपको मैंने, टप टॉप कैपिलरीज के नीचे, डेट इज वुमेन्स कैप्सूल। अभी इसके बारे में एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, विच इनक्लोजेज द ग्लोमरुलस। देखिए वुमेन्स कैप्सूल में आपके जो कप लाइक स्ट्रक्चर था, इसके ऊपर आपका ग्लोमरुलस इकट्ठे था, मैंने आपको बोला ग्लोमरुलस अलोंग विद द वुमेन्स कैप्सूल। मैंने आपको क्या बताया, रीनल कॉर्पसल बनाएगा या तो मालफिजियन बॉडी बनाएगा, ये आपका क्या बना लेता है, कॉल्ड मालफिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल। मैंने आपको पहले ही लिख करके इसलिए बता दिया। फिर मैंने आपको बोला क्या कि ट्यूब्यूल आपका आगे फर्दर डिवाइड होगा, फिर आपका हाईली क्वालिटी स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट इज पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैंने आपको बोला कि हमारा पीसीटी बना लेगा, इसीलिए मैंने आपको देखिए एनसीईआरटी डायग्राम न बता करके अपने डायग्राम से बताया है ना। फिर आगे क्या करेगा ये, फिर आगे लूप ऑफ हेनले बना लेगा, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि आगे पीसीटी से फिर एक हेयर पिन शेप, मैंने आपको इसीलिए हेयर पिन शेप बताया, कैसा, पीसीटी बना के मतलब आपका एक हेयर पिन शेप आपका लूप ऑफ हेनले बना लेगा। उसमें मैंने आपको बताया कि एक आपका डिसेंडिंग लिम्ब मिलेगा और आपका असेंडिंग लिम्ब बनेगा। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल व्हिच हैज द डिसेंडिंग, जो आपकी नीचे की तरफ आ रही थी, फिर आपका एक असेंडिंग हो जाएगा, ऐसे लूप ऑफ हेनले आपकी ऊपर की तरफ जा रही है जो, एंड द असेंडिंग लिम्ब, आपका एक डिसेंडिंग लिम्ब मिलेगा और आपका असेंडिंग लिम्ब मिलेगा। ये आप याद रखना, अभी आगे इसके बारे में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना है। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूलर रीजन, क्या बोला मैंने, डीसीटी। फिर मैंने आपको बोला डीसीटी क्या बनाएगा, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपका ये बना लेगा। फिर ये कैसे, फिर मैंने आपको बताया कि इससे आगे जाकर के ये कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाएगा, किससे, डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन। देखिए जैसे एक नेफ्रॉन गई है कलेक्टिंग डक्ट में, ऐसे कई सारी नेफ्रॉन वहां पे आएंगी,
ठीक है, कई सारी नेफ्रॉन आएंगी ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। मैंने आपको बोला ना कि हमारे कलेक्टिंग डक्ट में आके ओपन हो जाएगी। फिर कलेक्टिंग डक्ट आपकी क्या होगी, ओपन होगी जाके रीनल पेल्विस में। कहां से, थ्रो मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलिसेज, कैलिसेज में जाके आपके यहाँ पे कैलिसेज और पिरामिड से होते हुए किसमें, रीनल पेल्विस में। देखो आपको मैं बता देता हूँ, देखो देखो मान लो आपके यहाँ पे कॉर्टेक्स पे नेफ्रॉन पाई गई, मान लो आपके यहाँ पे नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में पाई गई, ठीक है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए लास्ट में यहाँ पे रीनल पेल्विस से होते हुए ये आपका कैलिसेज मिल गया। तो रीनल पेल्विस, मेडुलरी पिरामिड और रीनल, क्या बोल रहा हूँ यार, मेडुलरी पिरामिड और ये कैलिसेस से होते हुए आके आपके यहाँ पे रीनल पेल्विस में ओपन हो जाएंगी, अंदर आके यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। कई सारी नेफ्रॉन्स आपके यहाँ पे ओपन हो जाएंगी आके यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आके यहाँ पे ओपन हो जाएगी, इससे मेडुलरी पिरामिड्स और कैलिसेस से होते हुए आपके रीनल पेल्विस में आके ओपन हो जाएंगी, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे बता ही देता हूँ, जो आप मिल ही गए हैं कि मोस्टली आपकी जो नेफ्रॉन्स होती हैं वो होती हैं कॉर्टिकल। कॉर्टिकल कैसी, जो हमारी यहीं तक रहती हैं, जो हमारी यहाँ पे रहती है, उनका हेयर फिर देखिए, जो लूप ऑफ हेनले होता है वो आपका यहाँ इनको जस्ट टच कर पाता है, ठीक है, अंदर तक नहीं जा पाता। इसीलिए हमारी ये क्या कहलाती है, कॉर्टिकल। जो हमारी कॉर्टेक्स में ही रह जाती है नेफ्रॉन, ये हमारी कहलाती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जो हमारी कॉर्टेक्स में ही रह जाती हैं, दे आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। एक आपकी नेफ्रॉन्स होती है जो आपकी अंदर तक चली जाती हैं, ये आपकी अंदर तक चली जाती है, मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर तक चली जाती है, हमारी कहती है मेडुलरी ये हमारी मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहलाती हैं। ये कैसी कहलाती है, मेडुलरी, जस्टा मेडुलरी, है ना, इनको आप मेडुलरी भी बोल सकते हैं। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आपकी कहलाती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लूप ऑफ हेनले आपकी बहुत लंबी होती है, जो यहाँ पे अंदर तक आ जाती है। यहाँ पे आपकी लूप ऑफ हेनले बहुत अंदर तक आपकी आ जाती है, इसलिए ये जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहलाती हैं। मैंने आपको देखिए इसलिए डायग्राम से बता दी, क्योंकि ये चीज डायग्राम से आपको बताना जरूरी था, नहीं तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। और आपको मैं अगर एक चीज बताना चाहूँ तो देखिए बता देता हूँ, ठीक है। चलिए पहले मैं इतना आपको पढ़ा देता हूँ, नहीं फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। द मालफिजियन कॉर्पसल पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द, अच्छा ये चीज आपको बता दूं क्या, देखो हमारा जो देखिए मालपीजियन बॉडी, मैंने आपको क्या बोला कि हमने देखिए ये पढ़ा, देखो अब आपको मैं डायग्राम की हेल्प से बताऊंगा। देखो मान लो ये पूरे कॉर्टिकल रीजन में आपके पाए गए, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि ये रीजन हमारा बहुत नीचे पाया जा रहा है, ये रीजन हमारा बहुत नीचे पाया जा रहा है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि आपको देखिए मालफिजियन बॉडी हमारी बनी है, आपके डीसीटी बना है, आपका पीसीटी बना है, तो इनको हम देखेंगे हमारे कॉर्टिकल रीजन में ही रह जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारी कॉर्टेक्स में ही तो पाया जा रहा है, तो हमारे कॉर्टिकल रीजन में पाया जाएंगे। लेकिन ये हमारी बहुत लंबी होगी, अगर ये हमारी लूप ऑफ हेनले बहुत लंबी होगी तो ये नीचे तक आ जाएगी, तो ये आपके मेडुला में आ जाएगी। वही हमारे वहाँ पे, वही मैं आपको सोचा था पहले बता दूं, फिर सोचा शायद थोड़ा आगे दिया होगा तो पहले बता दूंगा फिर पढ़ा दूंगा। तो हम क्या देखें यहाँ पे कि हमारे देखिए जो मालपीजियन बॉडी है और आपका ये पीसीटी होगी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, ये आपके कहाँ पाए जाएंगे, हमारे मेडुला में नहीं, सॉरी कॉर्टेक्स में पाए जाएंगे, कॉर्टिकल रीजन में पाए जाएंगे। लेकिन आपको लूप ऑफ हेनले अंदर तक आई है, तो हमारी कैसी, ये हमारे मेडुला में पाई जाएगी, वही चीज वहां पे दी हुई है। अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। The Malpighian corpuscle PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla. Loop of Henle आपकी मेडुला में, क्योंकि लूप ऑफ हेनले आपकी नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ, तो आपकी नीचे मेडुला के अंदर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। कि आपकी, आपको याद रखना है कि पीसीटी डीसीटी, और आप अगर डायग्राम आपको याद हो गया तो आपको डायग्राम के हिसाब से आप अपने आप कर लेंगे कि हमारा लूप ऑफ हेनले ही सबसे नीचे पाई जा रही थी, इसलिए वो मेडुला में चली जाएगी। इन मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट। बहुत सारी नेफ्रॉन्स आपकी ऐसी होती हैं, यहाँ पे आपकी नेफ्रॉन क्या होती है, लूप ऑफ हेनले बहुत छोटी होती है, तो ये क्या करती है, मैंने आपको देखिए बताया कि लूप ऑफ हेनले अगर हमारी अंदर तक जा रही है तो हमारी होगी मेडुलरी, अगर ऊपर ही रह जाएगी दैट इज कॉर्टिकल। देखो वही यहाँ पे आपका मिल गया हमें टर्म जो हमने पढ़ा हुआ है,
टू शॉर्ट, इट एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। मेडुला में थोड़ा टच करके, जस्ट टच करके आ जाए, मैंने आपको इसलिए डायग्राम में पहले ही बता दिया। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, ठीक है। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग रन्स डीप इनटू द मेडुला, ये हमारी होगी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। मैंने आपको बोला है कि हमारी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहलाएंगी, मैंने आपको डायग्राम से भी बताया था जस्ट, है ना। फिर यहाँ पे क्या है, ये भी मुझे आपको अभी बताना पड़ेगा। देखो आप देख रहे हैं कि हमने जो पढ़ा पीसीटी डीसीटी ये सब चीजें पढ़ी हमने, ठीक है। तो ये हमारा एफ्रेंट ऑर्टियोल हो गया, जो हमारे यहाँ पे आके टप टप का प्लेज बना लिया। फिर हमारा ई फ्रेंट आगे निकल गया, हमारा ई वाला जो निकल गया, तो ये आगे आगे इसकी पैरेलली, ठीक है, इसके पैरेलली आपका दिखाई देगा, इसके पैरेलली देखिए यहाँ पे कुछ ब्रांचेस वगैरह आपको दिखाई देंगे। ये हमारा क्या वसा रेक्टा बनाएगा, ये हमारा वसा रेक्टा बनाएगा। इसके बारे में आपको एक काउंटर करंट मैकेनिज्म भी बताऊंगा। ये हमारा वसा रेक्टा बना लेगा। वसा रेक्टा भी क्या हमारा यहाँ पे बना लेगा। वसा रेक्टा देखिए क्या होता है कि ये हमारी अब्सेंट होती है तो हाईली रिड्यूस्ड होती है आपकी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में। जो आपकी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होती है जो हमारे कॉर्टेक्स में ही पाई जाती है, तो वहाँ पे ये हाईली रिड्यूस्ड होगी या तो बहुत छोटी होगी, ठीक है, या तो बहुत छोटी होगी। ठीक है, इफरेंट आर्टियोल आपका इमर्ज करके क्या बनाता है कि आपकी फाइन कैपिलरीज बना लेता है अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल। ये आपका रीनल ट्यूब्यूल है ना, ये आपके रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये पीसीटी डीसीटी ये सब चीजें देखिए। तो इसके अराउंड, इसके आसपास, यानी इसके पैरेलली हम बोल सकते हैं, इसके आसपास ये बना लेती है फाइन कैपिलरीज। इनको हम क्या बोलते हैं, ये आपकी पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी बना लेता है, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, इससे हमारा क्या बनता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसके पैरेलल के इसलिए लूप ऑफ हेनले में यू शेप्ड वसा रेक्टा यहाँ पे बन जाती है, इसके पैरेलल जाता है तो यू शेप्ड आपकी वसा रेक्टा यहाँ पे हमें दिखाई देती है। कैसी होती है, हाईली रेडिएटेड होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में। ये चीज मैंने आपको बता दी, यही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। The efferent arteriole emerging from the glomerulus form a fine capillary network around the renal tubule के अराउंड, जिसमें हमने पीसीटी डीसीटी ये रूप ऑफ हेनले पढ़ा है, कॉल्ड द पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। इनको हमने बोला है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ये क्या करती है, एक माइन्यूट वेसल बना लेती है। माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले यू शेप्ड वसा रेक्टा बना लेती है। मैंने आपको देखिए अभी जस्ट बता दिया कि वसा रेक्टा बना लेती है। इसके बारे में एक बहुत बेहतरीन चीज पढ़ेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो हमारी यूरिन को कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है। वसा रेक्टा इज हाईली रिड्यूस्ड और अब्सेंट, यानी वसा रेक्टा इज अब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कैसे, क्यों भाई, जब ये हमारी नीचे मेडुला तक आ रही है, लेकिन अगर देखिए क्या हमारा कॉर्टिकल ही है, हमारी नेफ्रॉन कॉर्टिकल ही है, तो क्यों नीचे आएगी, ये मिलेगी नहीं, या तो बहुत छोटी होगी या तो मिलेगी नहीं। सेम टू सेम आप इसको देख सकते हैं उसके लूप ऑफ हेनले की तरह, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए हमारा फिनिश हो गया। अब हम एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से देखिए बता दूंगा। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे यूरिनेशन, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन में हम यहाँ पे 3 चीजें पढ़ेंगे, देखिएगा। पहली बात तो हम पढ़ेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी हम यहाँ पे फिल्टर कैसे करेंगे। फिर कुछ हम यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, है ना। फिर हमें सीक्रीशन भी करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा ऐसे मेरे बोलने से, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा और बहुत अच्छे से डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। देखिए, तो मैं आपको यूरिन फॉर्मेशन के बारे में देखिए बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि पहले हम तो देखेंगे कि फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा कुछ, फिर आपको मैं इसके बारे में लिख करके वो डायग्राम की हेल्प से भी आपको मैं समझा दूंगा। देखो, तो पहले हमारी बॉडी में मतलब क्या है, यहाँ पे किडनी में फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन किसका, ब्लड का। देखो, द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। पहले ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, कैसे होगा, विच इज कैरीड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड द, देखो ग्लोमेरुलस की हेल्प से, जो हमने टप टप कैपिलरीज बनाया था ग्लोमेरुलस, उससे हमारा क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। कैसे होगा मैं भी आपको डायग्राम की हेल्प से बताऊंगा। ऑन एन एवरेज कितना होता है, 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड, ये आपका पर मिनट फिल्टर होता है किडनी में। किडनी आपकी 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर करती है, कितने,
पर मिनट में, विच कॉन्स्टिट्यूट द 1/5 ब्लड पंप्ड आउट बाय द ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए देखो मैंने आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में बोला कि हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम एक वेंट्रिकल का कितना होता है, एक वेंट्रिकल का स्ट्रोक वॉल्यूम होता है करीब करीब 70 ml, ठीक है। और हमारा हार्ट एक मिनट में कितने बार बीट करता है, बीट करता है हमारा ये 72 टाइम्स। एक एवरेज ले लिया हमने, 70 से 75 होता है। इसका हमारा अबाउट 5000 ml निकला, ठीक है। अब इसका हम 1/5 अगर निकालें, ठीक है, 1/5 अगर हम निकालें तो कितना 1000 ml हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ये 75 ले लें तो इससे थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, 74 ले लें तो इसके आसपास आ जाएगा, थोड़ा और कम, तो ये 1100-1200 के आसपास आ जाएगा। अगर अभी 75 ले ले, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम भी थोड़ा आपका आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 70 ml ईच वेंट्रिकल का एक मिनट में होता है। तो वही बोला है वहां पे कि आपका 1/5 होगा किसका, ईच वेंट्रिकल का। यही यहाँ पे बोला गया है 1100 से 1200 ml पर मिनट किडनी आपकी फिल्टर करती है, ठीक है। देखो आपको ये मैंने इसलिए बता दिया। 1/5 ब्लड पंप्ड आउट बाय द ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन ए मिनट, ठीक है। 1/5 में कितना आ जाएगा, 1000 हमने निकाला, वहां से 1100-1200 से भी हो सकता है, जो हम इसका मल्टीप्लाई 70 से 75 के आसपास कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे वही बोला गया। अब यहाँ पे क्या है कि दो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर फिल्ट्रेशन क्यों होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। अब ये कौन कौन से लेयर है मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के से बनाना चाहूंगा कि कैसे हमारा फिल्ट्रेशन होता है। देखो मैंने आपको बताया कि टॉप कैपिलरी यहाँ पाई जाती है ना, ये यहाँ पे आपकी टॉप कैपिलरी जिसने बना लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा, अब मैं दूर क्यों बना रहा हूँ ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ये मैं दूसरे कलर से बनाना चाहूंगा, एक सेकंड आपके मैं पूरा एक एक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा बड़े प्यार से। देखो मैं थोड़ा दूर क्यों बना रहा हूँ ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये हमारा वुमेन्स कैप्सूल हो गया, समझ लो आप, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये टॉप कैपिलरीज हो गया, जिसको हमने बोला ये हमारा ग्लोमेरुलस हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो बीच में हमारे यहाँ पे बीच में बेसमेंट सबस्टेंस पाया जाता है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारे यहाँ बीच में कुछ फ्लूइड्स वगैरह पाए जाते हैं, इसलिए इसको हमने बोला बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमारा क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। एक हो गया हमारा ग्लोमेरुलर, मान लो ये हमारी कैपिलरी हो गई, इसके इससे हमारा जो है इसके ब्लड ऐसे यहाँ से निकल निकल के बाहर जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, है ना। और एक क्या है, एक हमारा हो गया ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, दो हो गए, वन, दूसरा कलर ले लूं मैं, वन हो गया, टू हो गया। फिर हमारा वुमेन्स कैप्सूल पाया जाएगा, यहाँ पे हमारा वुमेन्स कैप्सूल हमारा ये पाएगा, तो ये हमारा को वुमेन्स कैप्सूल यहाँ पे 3 हो गए इसके एंडोथेलियम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ सेल्स दिखाई देती हैं, कुछ हमें यहाँ पे सेल्स दिखाई देती है इसके अंदर वाली लेयर पे। तो इन सेल्स को देखिए मैंने आपको, और पास होती है, मैंने आपको समझाने के लिए सेल्स यहाँ पे बना ली है। तो सेल्स कैसी होती है हमारी, ये सेल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे पोडोसाइट सेल्स। ये आपकी सेल्स होती हैं जो दे आर पोडोसाइट सेल्स, ठीक है। अब बीच में हम क्या देखा, इनके पोडोसाइट सेल के बीच में आप देखेंगे यहाँ पे जगह छूटी हुई है ना, यहाँ पे आपकी ये जगह छूटी हुई, जो मैंने जगह मिटा दी है ना, मैं कलर से मार्क देखिए कर देता हूँ आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे आपको पोर्स दिखाई देंगे छोटे छोटे, इनके बीच में इंट्रिकेट मतलब यानी अगल बगल में आपको पोर्स इनके दिखाई देंगे बीच बीच में, दे आर कॉल्ड स्लिट पोर्स, दे आर कॉल्ड स्लिट पोर्स।
इनसे आपका ब्लड पहले आपका एंडोथेलियम से आया, फिर आपका बेसमेंट सबस्टेंस से आएगा, फिर इससे स्लिट पोर से अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके स्लिट पोर जो पाए जाएंगे, तो हमारा 3 मेम्ब्रेन से देखिए फिल्ट्रेशन हो जाएगा। अब जब 3 मेम्ब्रेन से होगा फिल्ट्रेट आपका ब्लड, तो जो प्लाज्मा में कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, जो आपका प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, यहाँ पे आपका सब कुछ आ जाएगा छोड़ के, प्रोटीन छोड़ करके आपका। ठीक है, आपका प्रोटीन छोड़ के बाकी सब कुछ आपका इसके ल्यूमेन में आ जाएगा, किसके वुमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में आपका आ जाएगा, सब कुछ छोड़ करके। देखो यहाँ पे एक्सेप्ट लिखूं कहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ एक्सेप्ट प्रोटीन। एक्सेप्ट प्रोटीन, प्रोटीन क्यों? क्योंकि ये मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, मैक्रो। इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि यहाँ से अंदर नहीं आ पाते, यहाँ से अंदर नहीं आ पाते। इसके ल्यूमेन में सब कुछ आ जाएगा प्रोटीन को छोड़ करके। ठीक है, प्रोटीन को छोड़ करके वुमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्या बोला कि वहां से हमारे ब्लड फिल्टर होके आएगा, तो जो प्लाज्मा में क्या होता है, सब कुछ होता है, तो यहाँ पे प्रोटीन छोड़ करके सब कुछ वुमेन्स की कैप्सूल में आ जाएगा। इसीलिए हमने इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला है। क्या बोला है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैंने बोल दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका प्रोटीन देखिए थोड़ा भी मैक्रोमोलिक्यूल, इसलिए यहाँ पे नहीं आ पाया, बाकी सारा कुछ आपका आ गया। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कोशिश करी कि आपको मैं सारा कुछ समझा दूं। देखो ये देखो, कहाँ थे हम? 3 लेयर से इसका होता है। कौन कौन से? पहले आपका एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, जो आपका ग्लोमेरुलस था उसकी ब्लड वेसल से रिस के, ठीक है, निकल के बाहर आ गया, तो ये आपका इसके एंडोथेलियम से हो गया, एक हो गया। एंड इपिथेलियम ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल के इपिथेलियम से हो गया। इसके बीच में पाया जाएगा क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी पाई जाएगी बिटवीन दीज 2 लेयर्स। 3 हो गई। पहले आपका हो गया एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, फिर हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर हो गया वुमेन्स कैप्सूल की वो, उसमें क्या पाई जाती है आपकी पोडोसाइट सेल्स हमारी पाई जा रही थी। देखो द इपिथेलियल सेल्स ऑफ वुमेन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स, हमने इसकी इपिथेलियल सेल को बोल रहे थे पोडोसाइट्स, मैंने आपको बोला ना पोडोसाइट सेल्स। और अब इनमें क्या हमें देखने को मिला? आरएनडी ने इंटीग्रेट मैनर हमें इंटीग्रेट मैनर में देखने को मिली, सो एज टू लीव। इंटीग्रेट मैनर क्या है कि थोड़ा थोड़ा ये प्लेसेस लीव कर रहे थे, इसके बीच में मैंने आपको बताया स्लिट पोर्स, सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स। वहां से आपका ब्लड अंदर आया था। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स, यहाँ से आपका ब्लड सीधे अंदर आ जाता है। दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा, यानी सारा कुछ देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट सेम रहता है प्लाज्मा की तरह ही, लेकिन क्या छोड़ करके? एक्सेप्ट द प्रोटीन्स। क्यों? क्योंकि यह एक माइक्रोमोलिक्यूल होता है, इसलिए ये लार्ज पार्टिकल होते हैं, ये अंदर नहीं जा पाता, माइक्रोमोलिक्यूल होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल आपका होता है, इसलिए नहीं जा पाता। इसलिए हमने इसको बोला है पास इनटू द ल्यूमेन ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल। मैंने आपको बोला ना कि ऐसे हमारा ये था, इसके ल्यूमेन में आ जाएगा, यहाँ से इसके स्लिट पोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन छोड़ के सारा कुछ आ जाएगा, इसीलिए हमने इसको बोला दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए मैंने आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया, एक छोटा सा डायग्राम बना के। ग्लोमेरुलस बनाया, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाया, पोडोसाइट्स हमने बनाया सेल्स उसमें, वुमेन्स कैप्सूल में प्रोटीन छोड़ के सारा कुछ आ गया, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन खत्म होता है। अभी देखिए थोड़ा बहुत और इसके बारे में दिया हुआ है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। इतना आई थिंक आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए अब यहाँ पे क्या आगे देखिए दीदी, और क्या है? द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो किडनी 1 मिनट में फिल्टर करती है, 1 मिनट में जितना ब्लड फिल्टर करती है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, जीएफआर कितना हो सकता है हेल्दी इंडिविजुअल में? आपको हो सकता है 125 ml पर मिनट। ये आपका 125 ml पर मिनट आपका हो सकता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, कितना हो सकता है? 125 ml पर मिनट, और आपका 180 लीटर पर डे। अब ये मत कहने कि भाई बॉडी में तो 180 लीटर ब्लड ही नहीं पाया जाता, भाई उसी को अगेन अगेन आपका साइकिल चलता रहता है ना। तो यहाँ पे आपका 125 ml पर मिनट होता है, और आपका 180 लीटर पर डे में आपका होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इतना डिटेल में। अब आगे क्या है देखिए, किडनीज है बिल्ट इन मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ द जीएफआर। ठीक है,
GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी किडनी भी आपका एक यहाँ पे रोल शो करती है। इनके अंदर देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा लाइन क्या लिखी मैं आपको भी बता दूं। किडनीज हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म, किडनीज में ही आपका कुछ ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पे पाया जाता है जो रेगुलेशन कर लेते हैं किसका, ब्लड फिल्ट्रेशन रेट का, यानी किडनीज में ही ऐसी मैकेनिज्म आपको देखने के लिए मिलेगी। कैसे देखो, वन सच इफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय द जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus JGA। अब ये JGA आपका क्या होते हैं, देखो JGA आपके स्पेशल सेंसिटिव एरिया होते हैं। JGA आपके जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस JGA, ये हमारे होते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस। इससे देखिए क्या होता है, ये हमारे पहली बात तो किसके मॉडिफिकेशन से बनते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए ये हमारे स्पेशल सेंसिटिव रीजन होते हैं। ये कैसे होते हैं, सेंसिटिव रीजन होते हैं। ये पेन मेरा फिर से, ये आपका सेंसिटिव रीजन होते हैं। कहाँ पे होते हैं ये देखिए पहली बात तो एफरेंट आर्टियोल में होते हैं। एफरेंट आर्टियोल में स्पेशल जिसमें मॉडिफिकेशन होती है, सेंसिटिव रीजन होते हैं जो एफरेंट आर्टियोल में पाए जाते हैं। और आपके कहाँ पाए जाते हैं, एक तो देखो हमारे एफरेंट आर्टियोल में पाए जाते हैं, मॉडिफिकेशन होकर बनता है। एक हमारा DCT में बनते हैं, किसमें, DCT में। तो यहाँ पे सेलुलर मॉडिफिकेशन बन करके ये बन जाते हैं एफरेंट आर्टियोल में, और DCT में आपका ये बन जाता है। कहाँ पे, जहाँ पे ये होते हैं वहीं पे बन जाते हैं, लोकेशन ऑफ दियर कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो जैसे ही GFR कम होता है, ये आप इतना याद कर लिया। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आपका देखिए, देखो आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। जैसे ही आपका GFR कम होता है, तो जैसे ही हमारा GFR कम होगा, तो यहाँ पे आपकी JG सेल्स एक्टिव हो जाएंगी। JG सेल्स आपकी क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी। क्या रिलीज करेंगी, ये आपकी रेनिन रिलीज करेंगी। ये हमारा रिलीज करेंगी रेनिन। फिर क्या होगा कि जैसे ही आपका रेनिन रिलीज करेंगी, तो क्या होगा, ये फिर देखिए आपके जाएंगी एंजियोटेंसिनोजन में। ये आपके जाएंगी एंजियोटेंसिनोजन, ये आप बस देखते रहिएगा। एंजियोटेंसिनोजन मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में है, जहां पे जेन पाया जाता है एंजियोटेंसिनोजन, ये आपके इनएक्टिव फॉर्म में। फिर इसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। फिर ये हमारा फर्दर किस में हो जाएगा, एंजियोटेंसिन सेकेंड में। फिर हमारा एंजियोटेंसिन जो हमारा होता है, जैसे हमारा देखो एंजियोटेंसिन सेकेंड हमारा जो होता है, ये होता है हमारा क्या होता है, देखो बता देता हूँ। ये होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ये वेसल को सिकोड़ देता है, यानी इनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। तो जैसे ही हमारा क्या होता है, मान लो हमने एक पाइप में पानी बाहर है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम गाड़ी धुलते हैं अपनी, तो हमारे हाथ में जो पाइप होता है उसको हम जैसे ही आगे से दबा देते हैं, उसका मतलब हम एरिया कम कर देते हैं, तो हमारा पानी ज्यादा स्पीड से निकलने लगेगा, यानी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। या जैसे ही आपको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा ब्लड वेसल्स को, तो यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा। तो यहाँ GFR हमारा लो हुआ था, JG सेल्स ने आपके रेनिन रिलीज किया, रेनिन ने आपके एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में रिलीज कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिन फर्स्ट आपका देन एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो गया। फिर आपका यहाँ क्या होगा कि आपका ब्लड फिल्ट्रेशन रेट हमारा क्या है, बढ़ा देगा। ये आप याद रखना, भी आगे फिर मिलेगा, मैं आपको फिर से नहीं बताऊंगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, अभी आगे फिर ये हमको मिलेगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा, पहले ही इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप ये चीज याद रखो। मैंने आपको डिटेल में बता दी। अब चलिए देख लेते हैं। ये देखो
वन सच इफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड बाय जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। इसका काम क्या होता है? पहली बात तो जे सेंसिटिव रीजन होते हैं आपके, स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और कहाँ पे, और एफ्रियोन्ट आर्ट्रियोल एट द लोकेशन ऑफ दियर कॉन्टेक्ट। ये आपके क्या सेंसिटिव एरिया यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ये क्या करते हैं, जैसे ही जीएफआर कम हुआ, जैसे ही आपका जीएफआर कम हुआ, मैंने आपको देखिए फ्लो चार्ट से बता दिया, जैसे ही जीएफआर कम हुआ क्या करेंगे, ये जेजी सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को ये एक्टिवेट कर देंगे और क्या करेंगे, रेनिन रिलीज करेंगे। आपके रेनिन, एक रेनिन होता है आपका RENNIN, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में था, वो हमारे चैप्टर में हट गया है। तो ये मिल्क का डाइजेशन करता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका रेनिन जो है वो सिंगल एन वाला है। तो क्या करेंगे, वो रेनिन रिलीज करेंगे, फिर क्या करेगा, स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द जीएफआर बैक टू नॉर्मल। यहाँ देखो सीधे सीधे आपको दे दिया, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बता दिया, हमारे आगे दिया हुआ, ये मत सोचना कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आगे एनसीईआरटी में आपके दिया भी, मैं आगे चलूंगा, इसलिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि बार बार वो चीजें ना बतानी पड़े, कहो तो आपको मैं समझा दूं, चलिए मैं आपको बाद में ही बता दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, फिर है आपका देखो, ए कंपेरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय पर डे, कितना 180 लीटर पर डे, मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा यूरिन जितना रिलीज होता है पर डे में, कितना 1.5 लीटर यूरिन कम से कम रिलीज होता है। इसका मतलब क्या है कि 99.99% आपका फिल्ट्रेट क्या है, रीअब्जॉर्ब कर लिया, किसके, रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। मतलब देखिए क्या है कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट यहाँ पे फॉर्म होता है 180 लीटर पर डे फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि हमारा जो यूरिन निकलता है वो सिर्फ 1.5 लीटर ही निकलता है, मतलब 99% हमारा किडनी ने फिर से अपने अंदर ले लिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। मैं अभी डिटेल में भी आगे इसके बारे में बताऊंगा। The tubular epithelial cells in different segments of nephron perform the either active or passive mechanism, अलग अलग रीजियंस में, जैसे आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, इनके बारे में आपको अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल देखिए, आपका एक होता है एक्टिव प्रोसेस, एक होता है पैसिव प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन होगा तो एक्टिवली किनका किनका होगा, सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमोनिया, और यहाँ पे आपका Na+, या कोई भी आपका देखिए जैसे मेटल मिल जाए प्लस में, दे आर सब हमारे कैसे एक्टिवली यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होते हैं, दे आर रीअब्जॉर्ब्ड एक्टिवली, वेयर एज द नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट द्वारा काम करते हैं, ये आपके कैसे एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है, किसका, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और सोडियम का, या अदर मेटल्स वगैरह भी आपके हो सकते हैं, आयंस, ठीक है, सॉरी मेटल नहीं, यहाँ पे आपके जो अदर आयंस हो सकते हैं वो भी यहाँ पे एक्टिवली ही होंगे। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये तो वाटर का देखिए क्या होता है कि पैसिवली ही होता है, ऑल्सो अकर्स पैसिवली इन इंटरस्टिशियल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स, है ना। वाटर का लार्जली जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो आपका कलेक्टिंग डक्ट से होता है। अब देखिए यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन के बारे में, यहाँ पे फंक्शन अलग अलग चीजों के दिए हुए हैं, अलग अलग ट्यूब्यूल्स के आपके फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, वो चीज मैं आपको देखिए बता देता हूँ। जैसे हमारा पहले क्या मिल रहा था, पहले हमने पढ़ा कि टप कैपिलरीज हमें मिला, ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल मिला, पूरा मिला के हमारा रीनल कॉर्पसल बन गया, मालफिजियन बॉडी। उसके आगे हमने पीसीटी पढ़ा, फिर हमने पढ़ा लूप ऑफ हेनले, तो हम लोग वो चीज यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे दिया है क्या, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूब्यूलर सेल सीक्रेट सब्सटेंसेस, कुछ आपके सेल सीक्रेट भी कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उनको बाहर निकालना बॉडी में बहुत ज्यादा इनका कोई मैटर नहीं है। K+H+ यानी आपका प्रोटॉन हो गया, पोटेशियम हो गया, अमोनिया हो गया, इनटू द फिल्ट्रेट में आपके ये क्या करते हैं, सीक्रेट कर देते हैं। ट्यूब्यूलर सीक्रेशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन, इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। देखो कुछ आपके एक्सक्रीट करेंगे, है ना, कुछ आपके मतलब कि सीक्रेट करेंगे, कुछ आपके एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि बॉडी में हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारा बन के रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखिए फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स यहाँ पे दिए हुए। अब यहाँ पे मेन चीज मिलेगी आपको किसके, रीअब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। रीअब्जॉर्प्शन मैंने आपको बता दिया कि 99% ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट हमारे क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और आपका करीब करीब 1.5 लीटर हमारा यूरिन पर डे एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा यहाँ पे आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होता है कि जो हमारा देखिए, अब डायग्राम में फिर ले चलूंगा आपको, बता देता हूँ यहीं पे।
जैसे हमने पढ़ा वहाँ पे कि पीसीटी हमारा कहाँ पे था, तो पीसीटी के बारे में आपको देखिए क्या है कि हम पढ़े हैं यहाँ पे पीसीटी के बारे में। पहली बात मैं आपको पीसीटी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। देखो ये हमारा 70 से 80% तक वाटर और इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों? इसका पहले मैं स्ट्रक्चर बता दूंगा। देखो आपको देखिए कहता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड होता है। देखो मान लीजिए यहाँ पे आपके सेल्स हो गई, क्यूबॉइडल सेल्स हो गई आपके, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स आपके यहाँ पे हो गए। यहाँ पे कुछ आपके ब्रश पाए जाएंगे ना, स्ट्रक्चर्स आपके ऐसे पाए जाएंगे। तो आपका कैसा सिंपल है, क्यूबॉइडल है, और कैसा सिंपल क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हमने पढ़ा है। ठीक है, स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड होती हैं। ब्रश क्यों? इनका सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। ब्रश बॉर्डर्ड होंगी तो इनका सरफेस एरिया बढ़ा देंगी, ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है 70 to 80% वाटर इलेक्ट्रोलाइट ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। 70 to 80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट ये क्या कर देते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन कर लेते हैं 70 to 85% का। इनका देखिए मेन हेल्प एक काम और होता है पीसीटी का। पीसीटी का नहीं, सब ये काम करते हैं, पीसीटी हो, डीसीटी हो, लूप ऑफ हेनले सब करते हैं। ठीक है, क्या होता है इनका काम होता है, देखिए कि क्या करते हैं कि मेंटेन रखते हैं पीएच और आयनिक बैलेंस। ये क्या करते हैं, मेंटेन्स मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस। क्यों? पीएच एंड आयनिक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो क्या करते हैं, कुछ चीजें ये क्या करते हैं कि ये देखिए सारा कुछ यहाँ पर रीअब्जॉर्ब कर लिया, कुछ ये सीक्रेट भी करते हैं। मतलब जो हमारे यूरिन से बाहर निकल जाए उसको बॉडी से निकाल देते हैं, सीक्रेट भी करते हैं। अब ये क्या सीक्रेट करते हैं, देखिए मैंने आपको ऊपर भी कुछ चीजें बताई। देखिए कि मैंने आपको बोला था कि अमोनिया, पोटेशियम और हाइड्रोजन ये जैसे सीक्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी कह दिया कि हमारा हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटेशियम, हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटेशियम, इन चीजों का ये क्या करते हैं, सीक्रेशन करते हैं, यानी इनको निकाल देते हैं। कुछ चीजें यहाँ पे रीअब्जॉर्ब भी करते हैं, इनको सीक्रेट कर देते हैं, इनको क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं बॉडी के। ठीक है, फिल्ट्रेट में सीक्रेट कर देते हैं। कुछ चीजों का ये फिल्ट्रेट का रीअब्जॉर्प्शन भी करते हैं। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे रीअब्जॉर्प्शन किसका कर रहे हैं, इसका बाइकार्बोनेट का। ठीक है, बाइकार्बोनेट का क्या करते हैं, ये रीअब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, रीअब्जॉर्ब क्यों, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए। यही नहीं, आपके डीसीटी भी ये काम करते हैं, आपके पीसीटी के साथ साथ डीसीटी भी ये काम करते हैं कि ये रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं बाइकार्बोनेट को, इनका सीक्रेशन कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं, ये सीक्रेट करते हैं। ठीक है, ये ऊपर सीक्रेट करते हैं, ये आपका रीअब्जॉर्ब करते हैं, मैंने आपको बता दिया। और 70 to 80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को भी आपको ऑब्जर्व कर लेते हैं। होते कैसे, सिंपल होते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड होते हैं। ठीक है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस बना के रखते हैं। ये चीज मैंने आपको देखिए एक ही उसमें बता दिया है ना। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो पीसीटी का काम क्या है हमारा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। क्यों? क्योंकि जो ब्रश होते हैं, ये ब्रश बॉर्डर जो होता है, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, ये आपका नियरली ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो आपका इसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे 70 to 85% 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट। यहाँ पे आपका 70 से 80% आपका रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जो आपको वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, सारा कुछ यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे लिए एसेंशियल होता है ना। पीसीटी ऑल्सो हेल्प इन द एसेंशियल ऑफ द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये आपका पीएच और आयनिक बैलेंस में हेल्प करते हैं। ये देखिए हमारा डीसीटी वगैरह भी इनमें हेल्प करते हैं, पीएच और आयनिक बैलेंस में। और आपका कलेक्टिंग डक्ट भी करता है, ये सभी करते हैं। ठीक है, नियरली ऑल बॉडी ऑफ बाई सिलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ, किसका सीक्रेशन करते हैं, देखो जो बाहर ले जाना है उसका सीक्रेशन करते हैं, यानी जो हमारा बाहर यूरिन के साथ निकल जाए। भाई हम बहुत ज्यादा अपनी बॉडी में हाइड्रोजन आयंस रख के क्या करेंगे हैं, अमोनिया फालतू अपने बॉडी में हम रख के क्या करेंगे, और के प्लस नहीं दिया क्या है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं मुझे लगता है,
सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस अमोनिया इनटू द फिल्टरेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये एब्जॉर्प्शन मैंने बोला आपको ये बाइकार्बोनेट का करेंगे, और सिलेक्टिव सिक्रीशन किसका, हाइड्रोजन का करेंगे, पोटेशियम का करेंगे और अमोनिया करेंगे। देखिए यहाँ पीछे दिया भी हुआ था, किसका सिलेक्टिव सिक्रीशन करेंगे, ये हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन आयन का, पोटेशियम आयन का और आपका किसका, अमोनिया का इनटू फिल्ट्रेट में ये सीक्रेट कर देंगे, हमारा बाहर यूरिन से निकल जाएगा। और रीअब्जॉर्ब भी कुछ चीजें कर लेते हैं, जैसे आपका दिया यहाँ पे बाइकार्बोनेट। एक चीज मैं कॉमन यही बताना चाहूंगा कि बाइकार्बोनेट का ये भी रीअब्जॉर्प्शन करते हैं और आपका डीसीटी भी करते हैं। देखो ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, डीसीटी, पीसीटी और डीसीटी एक ही तरह के नाम ही याद कर लो, पीसीटी और डीसीटी। सिर्फ यही देखिए आपका क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट का, बाइकार्बोनेट आयन का ये रीअब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा लूप ऑफ हेनले के बारे में। ठीक है, पीसीटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको लूप ऑफ हेनले के बारे में भी बता देता हूँ। कैसी होती है ये, पहली बात तो ये हेयर पिन शेप होती है, ये होती है जो नीचे की तरफ आ रही है, एसेंडिंग, घटती हुई नीचे की तरफ जा रही है, एसेंडिंग लिम्फ। ये आपकी होती है, काम चला लो शॉर्ट फॉर्म से, एसेंडिंग लिम्फ। ये आपकी होती है डिसेंडिंग लिम्फ। ठीक है, ये आपकी होती है एसेंडिंग लिम्फ और आपका होता है डिसेंडिंग लिम्फ। यहाँ पे एक चीज आपको जो याद रखना है कि रीअब्जॉर्प्शन हमारा मैक्सिमम कहाँ पे हो गया, पीसीटी में आपका मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो गया। तो क्या है, मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन तो हमारा हो गया पीसीटी में। तो यहाँ पे क्या हमारा आपको याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन हमारा मिनिमम होता है कहाँ पे, लूप ऑफ हेनले में। ये हम लूप ऑफ हेनले के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है, रीएब्जॉर्प्शन कितना होता है, मिनिमम, मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन हमको देखने मिलेगा लूप ऑफ हेनले में। और यहाँ पे मैं अगर बताना चाहूँ आपको, देखिए ये मेंटेनेंस ये भी करेगा, मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल। क्यों, ये आपका मेडुलरी में ऑस्मोलिटी मेंटेन करेगा, कहाँ पे, मेडुला में। क्यों, क्योंकि मेडुला में पाया जा रहा था ना हमारा, बाकी तीन हमारे क्या, पीसीटी, डीसीटी, मालफिजियन बॉडी हमारे पाए जा रहे थे कहाँ पे, कॉर्टेक्स में। ये मेडुला में क्या करेगा, ऑस्मोलैरिटी बैलेंस करेगा, ऑस्मोलैरिटी बैलेंस करेगा कहाँ पे, ये हमारा मेडुला में ऑस्मोलैरिटी बैलेंस करता है। और एक चीज मैं अगर बताना चाहूँ कि जो हमारी डिसेंडिंग लिम्फ होती है, ये वाली जो हमारी ये नीचे की तरफ आ रही है डिसेंडिंग लिम्फ, ये हमारी क्या करती है, ये हमारी वाटर के लिए परमिएबल होती है, यानी यहाँ पे H2O के लिए परमिएबल होती है, H2 के लिए परमिएबल होती है। लेकिन ये हमारा किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है। और क्या बताऊं, देखो ये वाटर के लिए परमिएबल होता है लेकिन इम्परमिएबल होता है किसके, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है डिसेंडिंग वाला, लेकिन ये इम्परमिएबल होता है किसके, वाटर के लिए, है ना। ये हमारा वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, मतलब यहाँ पे वाटर का क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन तो हो जाएगा, यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा हमारा किसमें, अपने फ्लूइड में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का होगा, वाटर का नहीं होगा। यहाँ पे वाटर का होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का होगा, जैसे आपका NaCl हो गया, है ना, ये सब चीजों का होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और कैसे, एक चीज बताऊं, वाटर तो हमारा कैसे पैसिवली होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वाटर में हमारा पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। बाकी मैंने क्या बताया कि हमारा जो एसेंडिंग लिम्फ है ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमारा क्या होता है, इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होंगे कैसे, देखो यहाँ पे वाटर का हमारा पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसका, कैसा, पैसिव होता है। लेकिन आपका यहाँ पे ये हमारा पैसिव होता है, यहाँ पे आपका एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है, एक्टिव और पैसिव। इलेक्ट्रोलाइट का हमारा एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। जो आपके एक्टिव लाइक होंगे, जैसे आपके सोडियम हो गए, ठीक है, तो ये सब चीज़ों का एक्टिव हो जाएगा, कुछ आपके पैसिव वाले मिल जाएंगे अगर, तो पैसिव हो जाएगा। तो यही यहाँ पे बस इतना ही हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, और कुछ हमारा नहीं दिया है। बाकी ये तो हमको पता है कि हमारे मेडुला में पाई जाती है, मेडुला में हमारा ऑस्मोलैरिटी शो करती है। और कैसा, बाकी हम देख लेते हैं जो हमारा लिखा होगा। चलिए, आपको इतना मैंने इम्पोर्टेंट बता दिया।
देखो, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स reabsorption is minimum in its ascending limb. However, रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे मिनिमम होगा किसमें, एसेंडिंग लिम्ब में आपका रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होगा। यहाँ पे एसेंडिंग लिम्ब में दिया हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं हम, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन एसेंडिंग लिम्ब। एसेंडिंग लिम्ब में आपका रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे मिनिमम देखने के लिए हमको मिलेगा, ठीक है, जो हमारी ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है। फिर क्या हमारा आगे, However, this region plays a significant role in the maintenance of high osmolality। कहाँ पे, मेडुला में। मैंने आपको बताया कि मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये ऑस्मोलैरिटी शो करेगा। क्यों, यहाँ पे कंट्रोल करेगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा मेडुला में पाया जाता है, बाकी हमारे सब कहाँ पे, कॉर्टेक्स में पाए जा रहे थे। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमिएबल टू वाटर। मैंने आपको बताया कि हमारी जो डिसेंडिंग लिम्ब थी ये हमारा वाटर के लिए परमिएबल है, लेकिन इम्परमिएबल किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल है, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। दिस कंसेंट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। देखो, जब नीचे की तरफ आपकी आती जाते हैं हम, जैसे कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ, कैसे, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। आप लोग बस ये लाइन याद कर लो। जैसे ही हम यहाँ से कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आते जाते हैं तो हमारा कंसेंट्रेशन बढ़ती जाती है, कंसेंट्रेशन टू द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। हाँ, जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं तो हमारी कंसेंट्रेशन बढ़ती जाती है। फिर क्या यहाँ पे, द एसेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज पैसेज फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। ये चीज यहाँ पे याद रख लो। यहाँ पे एक्टिव और पैसिव दोनों दिया, लेकिन वाटर हमारा कैसा, पैसिवली ही होता है। देयरफॉर एज द कंसेंट्रेटेड फिल्ट्रेट्स पास अपवर्ड, जैसे आपका कंसेंट्रेटेड फिल्ट्रेट आपका ऊपर जाता है यहाँ पे, तो क्या होता है, इट गेट्स डाइल्यूटेड, ठीक है, इट गेट्स डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड क्यों होता है यहाँ पे भाई, ऊपर जाता गया आपका ये, जैसे तो यहाँ पे हमारा हमने बाहर निकाली है इलेक्ट्रोलाइट्स, तो यहाँ पे जो हमारा फिल्ट्रेट बचा तो क्या होगा, ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा डाइल्यूटेड होता जाएगा। वही यहाँ पे दिया है, एज बट अलाउड ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिव, यहाँ पे पढ़ चुके। देयरफॉर द कंसेंट्रेशन फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेड्यूलरी फ्लूइड। जैसे ही मेड्यूलरी फ्लूइड में आपका मतलब कि क्या, वो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह आ जाते हैं तो वहाँ पे डाइल्यूशन कम, डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाता है और आपका कंसेंट्रेशन कम हो जाती है लूप ऑफ हेनले में। यहाँ पे आपका दिया है कि मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे, एसेंडिंग लिम्ब में होता है। वैसे आपकी पुरानी जो एनसीईआरटी थी हमारी पहले वाले, उसमें दिया हुआ था कि रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम यहाँ पे आपका पूरे मतलब यहाँ पे दिया हुआ था कि यहाँ पे आपका एसेंडिंग लिम्ब में दे दिया है, उसी से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। ये आपकी न्यू एनसीईआरटी है ना। अब देख लेते हैं यहाँ पे डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तो ये भी करेगा, DCT। अब यहाँ पे डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में अगर आपको बताना चाहूँगा तो यहाँ पे देखिए, पहली बात तो रीअब्जॉर्प्शन कंडीशनल होता है, मतलब जब जरूरत होती है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मतलब क्या है, जब जरूरत होगी तब यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगा, जब जरूरत होगी। इसलिए यहाँ बोला गया है कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ पे होता है, DCT में होता है। किसका, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का होता है यहाँ पे। DCT क्यों कैपेबल होता है रीअब्जॉर्प्शन, आप मैंने आपको ये पहले बताया कि रीअब्जॉर्प्शन किसका करता है, बाइकार्बोनेट का भी करता है। ये आपका रीअब्जॉर्प्शन किसका, बाइकार्बोनेट का भी करता है, बाइकार्बोनेट का भी करता है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था। सिलेक्टिव सिक्रीशन ये भी करेगा, किसका, सिक्रीशन ऑफ, किसका करेगा सिक्रीशन, H+, K+ अमोनिया। ये आपका H+, K+ और अमोनिया का ये भी सिलेक्टिव सिक्रीशन करेगा। और क्या करेगा, मेंटेन करेगा पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस, बस वही है, पीएच बैलेंस करेगा और सोडियम पोटेशियम बैलेंस भी करेगा, सोडियम पोटेशियम बैलेंस भी करेगा। बस इसके DCT के बारे में कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। कलेक्टिंग डक्ट के बारे में दिया हुआ है, आपको मैं वो भी बता दूंगा। देखो, पहली बात तो यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। पहली बात यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है किसका, सोडियम और वाटर का, इस सेगमेंट पे, कहाँ पे, DCT में। DCT ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, PCT भी था यहाँ पे,
पीसीटीबी में भी हमने पढ़ा हुआ है। सिलेक्टिव सिक्रीशन कितना करता है? हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया टू मेंटेन पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस। ये देखिए काम हमारा पीसीटी भी कर रहा था और डीसीटी भी कर रहा है, ठीक है। यह सिलेक्टिव सिक्रीशन करते हैं किसका? पोटेशियम का और किसका? हाइड्रोजन का और अमोनिया का। ये चीजें देखिए डीसीटी कर रहा है हमारा। ये आगे हमारा क्या कलेक्टिंग डक्ट मिलेगा वो भी करेगा, कलेक्टिंग डक्ट भी हमारा करेगा, ठीक है। और मेन चीज यहाँ पे क्या है देखना है वो ऊपर वाले में थी, हाँ हो गया, बस इतना ही है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। देखो यहाँ पे ये बोल रहे थे हम कि जैसे ही ऊपर जाते जाते हैं नीचे वैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है ना। पहले हम ये पढ़ लेते हैं कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। पहले कलेक्टिंग डक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो कलेक्टिंग डक्ट के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारा क्या दिया। देखो तो कलेक्टिंग डक्ट में पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपका देखिए क्या होता है कि आपका ये कॉर्टेक्स से इनर पार्ट ऑफ मेडुला तक जाता है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट हमारा क्या होता है कि कॉर्टेक्स से मेडुला तक जाता है। किससे? कॉर्टेक्स से मेडुला तक जाता है। कॉर्टेक्स से हमारे ये मेडुला तक जाता है कौन? कलेक्टिंग डक्ट। इसका देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई जो कहीं नहीं लिखी, ये आपका लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का क्या करता है? रिएब्जॉर्प्शन कर लेता है। ये हमारा देखो मैं बताता हूँ आपको, ये रीएब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। क्यों लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्यों कर लेते हैं? क्योंकि कंसंट्रेटेड यूरिन हमको बनाना है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। कैसा? कंसंट्रेटेड यूरिन यहाँ पे बनाना इसलिए क्या करता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का रिएब्जॉर्प्शन कौन सा कर लेता है? हमारा कलेक्टिंग डक्ट कर लेता है। बाकी सेम वही है कि ऑस्मोलैरिटी वगैरह निभाएगा, पीएच वाटर बैलेंस करेगा, ठीक है। सोडियम पोटेशियम का सिलेक्टिव सिक्रीशन करेगा। बस मेन चीज यहाँ पे मुझे दो ही चीज दिखी कि हमारा कॉर्टेक्स से मेडुला तक देखने के लिए मिलता है। देखो दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। हमें मेडुला तक मिलता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे रीअब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेटेड यूरिन बनानी पड़ती है। बाकी सेम है यहाँ पे। दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे मिली जो हमें किसी में नहीं मिली। ये क्या करता है? दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी फिलामेंट। यहाँ पे आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी वापस कर लेता है मेडुलरी फ्लूइड में। क्यों? क्योंकि इनको आयनिक बैलेंस भी बना के रखना है ना भाई। स्मॉल अमाउंट, ये आप लाइन यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सिर्फ हमने यहाँ पे इसके बारे में देखा कि हमारा यूरिया का रिएब्जॉर्प्शन थोड़ा सा कौन करता है? कलेक्टिंग डक्ट करता है। अलाउ पैसेज स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी बैलेंस बना के रखने के लिए। इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच आयनिक बैलेंस। ये हमारा कॉमन सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम और इन चीजों का देखिए सिलेक्टिव सिक्रीशन ये करते हैं। सिक्रीशन किसके? जो हमारा फ्लूइड बाहर रिलीज होना था उसके अंदर, ठीक है, इसको उसके अंदर सिलेक्टिव सिक्रीशन करते हैं। देखो मैं आपको सिलेक्टिव सिक्रीशन का मतलब बता दूं क्या है। यहाँ पे इतनी देर से टर्म मिल रहा है, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाएं। देखो ये हमारा यहाँ पे जो इससे यूरिन जाएगा, तो यहाँ पे सिक्रीशन का मतलब क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे सिलेक्टिव सिक्रीशन, हमें लग रहा है कि इसके अंदर देखिए सिक्रीट होगा, यही लग रहा है ना, यही लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर सिक्रीट नहीं होगा भाई, जो हमें बाहर निकालना है। तो सिलेक्टिव सिक्रीशन, सही तो बताया मैंने यार यहाँ पे। अच्छा सिलेक्टिव सिक्रीशन यही है। रीअब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? हाँ देखो कंफ्यूज कहाँ पे होंगे आप, मैं आपको बता दूं, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखो ये देखो, ये मान लीजिए आपकी ट्यूब आ रही है, हम देखिए सिलेक्टिव सिक्रीशन आपका दिया और एब्जॉर्प्शन, तो हमें लगता है कि एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि इसके अंदर है ना, यही लगता है ना, लेकिन नहीं, ये तो हमारा बाहर यूरिन हमारी बन के निकल जाएगा। ये हमारा बाहर यूरिन बन के निकल जाएगा जो इस ट्यूब के अंदर जाएगा, ठीक है, जो इस ट्यूब के अंदर जाएगा हमारा यूरिन बन के बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्टिव सिक्रीशन का मतलब होगा भाई कि एब्जॉर्प्शन का मतलब कि इससे एब्जॉर्ब हो जाएगा, इससे एब्जॉर्ब हम कर लेंगे अपने फ्लूइड में।
क्यों, ये हमारा सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है। और सीक्रेशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर डाल देंगे कुछ चीजें, जो हमारे फालतू हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन मिले हुए हैं हम इनको अंदर डाल देंगे, हमारे क्या हो जाएगा सिलेक्टिव सीक्रेशन हमारा हो जाएगा, इसको हम सीक्रेट कर देंगे इनके अंदर और ये बाहर निकल जाएंगे यूरिन से। ठीक है, यही यहाँ पे सिलेक्टिव सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन का मतलब है। हमें लग रहा था कि रीएब्जॉर्प्शन का मतलब हमारा कि इसके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम लोग किसके मेडुलरी फिलामेंट के टर्म में बात करते हैं, इसके किसके फ्लूइड के टर्म में अपनी बात करते हैं, इसके टर्म में। तो यहाँ सीक्रेट मतलब इससे सीक्रेट कर रहे हैं, रीअब्जॉर्ब मतलब इसमें रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं हम यहाँ पे। वही आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल क्या करता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल आपका 70 to 80% हमारे रीअब्जॉर्ब कर लेता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। बाइकार्बोनेट कर रहा था हमारा, है ना, रीअब्जॉर्प्शन इसका कर रहा था ना, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का कर लेगा हमारा, वाटर इलेक्ट्रोलाइट का न्यूट्रिएंट्स वगैरह का भी कर लेगा। और कुछ सिलेक्टिव सीक्रेशन भी करता है जिसको हमें बाहर निकालना है यूरिन के जो हमारी बॉडी में होती है। यहाँ पे ये सिलेक्टिव सीक्रेशन आपका हो रहा है, सिलेक्टिव सीक्रेशन हमारा हो रहा है, बाकी ये रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है अपने फ्लूइड में। ठीक है, यहाँ हमारा रीअब्जॉर्प्शन किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए सेम हमारा ये आपका रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सॉरी डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल में आपका वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया गया। ठीक है, NaCl कर लिया गया और आपका अमोनिया ये सॉरी बाइकार्बोनेट कर लिया गया, लेकिन सिलेक्टिव सीक्रेशन यहाँ पे भी देखिए K+ और H+ का कर रहा है, वही है यहाँ पे। मैंने आपको क्या बोला था कि हमारा वाटर के लिए परमिएबल कौन होता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। देखो वाटर के लिए परमिएबल है, वाटर इससे बाहर आ गया, हमने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, रीअब्जॉर्ब कर लिया वाटर को, किसमें, डिसेंडिंग में। एसेंडिंग में मैंने बताया कि आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जैसे आपको देखिए ये NaCl यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा NaCl यहाँ पे दिया हुआ है, क्या, इसको हमने बाहर रीअब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और क्या है लास्ट में आपका दिया है यहाँ पे देखिए, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया रीअब्जॉर्ब कर रहा है, कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया रीअब्जॉर्ब कर रहा है। मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया ना, कलेक्टिंग डक्ट से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया आपका रीअब्जॉर्ब कर रहा है। और आपका वाटर भी देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं, क्योंकि ये देखिए कलेक्टिंग डक्ट है ना आपकी, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आपके रीअब्जॉर्ब कर रही है, कुछ आपका यहाँ पे यूरिया भी रीअब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि लिए आयनिक बैलेंस के लिए, है ना। ये देखिए मैंने आपको करेक्ट बता दिया, है ना। इसीलिए देखिए मैं बोल रहा था कि रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का मतलब एक्चुअली में क्या है, मैं सोच रहा था बाद में आपको इकट्ठे बता दूंगा, एक एक बताने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए ऐसा बोल रहा था। तो ये हमारा यहाँ पे सीक्रेशन दिया, एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारा एब्जॉर्प्शन जो हम अपने मेडुलरी पिरामिड में, सॉरी जो अपने हम फ्लूइड में, मेडुलरी फ्लूइड में हम लोग मतलब कि एब्जॉर्ब कर रहे हैं, डेट इज रीअब्जॉर्प्शन। हम लोग इसके टर्म में बात करते हैं, इस फ्लूइड के टर्म में, इसके टर्म में नहीं, ये तो हमारा बाहर निकल जाएगा एज अ यूरिन। ठीक है, अब आगे क्या है,